इससे पहले जिसने मेरा पुराने वाले वीडियोस नहीं देखे थे, जिसमें मैंने पूरा ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, देख सकते हो। चलो, तो आज का हमारा टॉपिक है उसी में +2 टॉपिक यानी फ्रैक्टोज के बारे में बात करेंगे, फिर आगे जाकर के आज चैप्टर ही एंड कर देंगे क्वेश्चन का सहित। तो फ्रक्टोज में क्या आता है? फ्रक्टोज क्या होता है? फ्रक्टोज भी हमारा C6H12O6 को फ्रक्टोज भी बोला जाता है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज की ही तरह होता है। बट अगर बोला जाए बट यहाँ कहानी बार बार आती है, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है। तो चलो बनाते हैं। तो स्ट्रक्चरल कैसे आ जाएगा? 1 2 3 4 5 और 6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर एग्जाम में कई बार पूछ देता है। 1 मार्क्स में ही पूछेगा क्योंकि उतना भारी भरकम क्वेश्चन नहीं है दिमाग लगाने वाला। चलो, तो सबसे पहले हम ऊपर में क्या कर दूंगा, CH2OH और नीचे में भी CH2OH कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पास कीटोनिक और फ्रक्टोज कीटोनिक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और ग्लूकोज एल्डिहाइडिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस आ जाएगा दोनों में। अगर जिसने एग्जाम में ये भी लिख दिया तो उसको 1 आउट ऑफ 1 तो मेरी तरफ से मिलना चाहिए। 2 1 2 2 गलत नहीं करेंगे हम, ठीक है। फॉर्मूला वहीं से लगाना चालू करो, जगह नहीं है तो उसके नीचे से पुराने वाला सेट हो ही जाएगा। कितना है हमारा फॉर्मूला? 2 1 2 2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2, तो जो जगह खाली नहीं है तो इसको कट करो, फिर 1 2 2 1 2 2। तो यहाँ पास जो बाकी चीजें हैं उसको तो लगाओ। ये आ गया आपका फ्रक्टोज का बन गया। अब इस फ्रक्टोज को क्या बोला जाता है? इस फ्रक्टोज को डी फ्रक्टोज बोला जाता है, ठीक है। DFRACTOS। ऑल थ्रू हमारे कोर्स में सिर्फ डी फ्रक्टोज ही है, बट कंसिडरेशन के लिए एल फ्रक्टोज भी लिख लो। एल फ्रक्टोज FRACTOS फ्रक्टोज क्या होगा? एल फ्रक्टोज यानी इस वाले 5th कार्बन के ऊपर ध्यान दो। डेक्स्ट्रो और लीवो का केस 5th कार्बन बनाता है, ठीक है। और साइक्लिक का केस हमेशा फ्रक्टोज में 2nd कार्बन बनाएगा और ग्लूकोज में 1st कार्बन बनाएगा, ठीक है। पुराना लेक्चर नहीं देखे होगे तो दिक्कत करेगा। चलो, तो ये वाला जो मेरा OH अगर मेरे राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है तो ये डेक्स्ट्रो बनेगा। अगर यही लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, OH इधर कर दूं, इधर साइड सिर्फ H बचा दो, तो ये मेरा साइड बन जाएगा लीवो। तो चलो इसको लीवो कर दो, सिर्फ अंतर इतना ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं, इसको क्यों मिटा रहा हूँ मैं? क्योंकि मेरे को इसी से जरूरत है, क्योंकि आगे अब रिएक्शन नहीं करना है। ये वाला O और H, अब ये वाले H को देखो, ये वाला O और इस वाले H को देखो। ये H, ये वाला H इसके तरफ टूटता है और यहाँ पास से टूटने के बाद यहाँ का एक बॉन्ड टूटता है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज चढ़ेगा? नेगेटिव। इसके ऊपर कौन सा चार्ज चढ़ेगा? नेगेटिव। और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा ऑल थ्रू, H+ बना करके निकल जाएगा, निकलेगा, H+ बना करके निकल जाएगा और ये H आ करके यहाँ अटैच हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पास कौन सा चार्ज चढ़ा? इसके ऊपर चार्ज चढ़ाना भूल गए थे, पॉजिटिव चढ़ा, ठीक। तो ये OH इसके साथ जुड़ करके और हमारा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 और ये 3 6 और ये CH2OH और यहाँ पास से एक OH बन चुका है, एक इसके ऊपर फिर भी पॉजिटिव चार्ज चढ़ा है, एक ऑक्सीजन हमारे पास ऐसा है इसका और बाकी यहाँ पास H, यहाँ OH, ठीक है। चलो H और यहाँ OH आ गया और ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव अटैक कर लेंगे और अपने आप को खुद को न्यूट्रल कर लेंगे और ये बन जाएगा हमारा साइक्लिक, कौन सा? साइक्लिक डी फ्रक्टोज। अभी हम नहीं बता रहे हैं अल्फा है कि बीटा है, पर सुन लो वैसे स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग जो बना है ये हमारा अल्फा डी फ्रक्टोज बना है, अल्फा डी फ्रक्टोज। क्यों? क्योंकि ये OH अब कंसीडर करेंगे। पिछले वाले में हम ऊपर वाले का OH कंसीडर कर रहे थे, इस बार सेकेंड वाले का OH कंसीडर करेंगे। अगर OH मेरे राइट हैंड साइड तो क्या आ जाएगा? अल्फा। अल्फा यानी राइट हैंड साइड, पॉजिटिव साइड में, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, यहां हम इस तरीके का आइडेंटिफिकेशन लेते हैं, अपने राइट हैंड साइड चीजों को पॉजिटिव, नेगेटिव किधर साइड लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव लेते हैं। चलो, तो ये मेरा बन जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज। एक स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। चलो, अब इसी को एक काम करो, OH को उठा करके इधर साइड लगा दो। ये क्या बन गया? इसको भी मिटा देते हैं, बीटा डी फ्रक्टोज। बीटा डी फ्रक्टोज। अगर एडिशनल बनाना चाहते हो
तो क्या बना सकते हो, बीटा एल फ्रक्टोज के लिए बीटा एल फ्रक्टोज कैसे बनाओगे, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है, नहीं बनेगा। चलो हो गया बीटा डी फ्रक्टोज कंप्लीट। अब थोड़ा तेज करेंगे चीजों को। अरे गलत कर दिया क्या, चलो कोई बात नहीं, साइक्लिक तो सिखाया ही नहीं, साइक्लिक भी यहीं से सीख लो ताकि आगे जाकर के मेरे को सिखाना ना पड़े ज़्यादा चीज़ें। यहीं पास ऐसे कर लेते हैं साइक्लिक, ये ओ एच यहाँ लगा देता हूँ और यहाँ पास ऐसे ओ और ये वाला ओ, ठीक है, कंप्लीट है। अब इसी को साइक्लिक बनाओ। साइक्लिक बनाने के लिए ना कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सारी चीजें ना यही लिखी है। अब इसको सिर्फ मोड़ दो, क्योंकि कई लोग बोलते हैं मेरे को साइक्लिक में प्रॉब्लम होता है, साइक्लिक फ्रक्टोज बनाने में प्रॉब्लम होता है, ग्लूकोज। तो सिंपल सा सबसे पहले क्या कर लो, नंबरिंग कर लो, दिक्कत ना आए। सबसे बड़ी क्या होती है, लोग नंबरिंग नहीं करते, बिना उसके बनाना चालू कर देते, तो वो दिक्कत करता है। तो हम सबसे पहले ओ, तो ओ एज अ सेंटर, मैं पहले को आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाना सिखा दूं, फिर इसके बाद आप उसके अलावे का स्ट्रक्चर बनाना। तो आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना है, पहले वी, फिर 2 डंडे, फिर बीच में पैर जोड़ दो। चलो अब इधर साइड 1 मान लो, इधर साइड मेरे को राइट हैंड साइड ज़्यादा अच्छी चीज़ें लगती हैं। 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बट मैंने थोड़ी गलती कर दी क्योंकि ये ग्लूकोज नहीं फ्रक्टोज है और वो एक ऊपर से चालू होगा। चलो तो 1 ऊपर, 2, 3, 4 और 5 मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। अब देखना, अब चीजें कहाँ से पता चलेगा, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। ओ एच नीचे है, ठीक है। तो अभी जस्ट मैं अपनी इंफॉर्मेशन को बनाए रखने के लिए अगर ओ एच को ऐसे मोड़ता हूं तो ये सिंपली क्या चल देगा, नीचे साइड इसका हेड हो जाएगा और इसका भी हेड नीचे साइड होगा, दोनों का हेड होगा, क्योंकि ऐसे झुकाएंगे तो दोनों का ही हेड नीचे होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे हमें क्या बनाना है, अभी बीटा बनाना चाहते हो अल्फा, तो अल्फा बनाते हैं सबसे पहले, फिर अल्फा बनाते हैं, अल्फा डी FRACTOS फ्रक्टोज, ठीक है। अल्फा डी फ्रक्टोज बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ये वाली चीजों को ऊपर लिख देते हैं, होता है नीचे आता है, बट हम क्या करते हैं अल्फा डी फ्रक्टोज बनाने के लिए ऊपर लिख देते हैं। तो सबसे पहला कार्बन ऊपर CH2OH और ये OH नीचे। आप सारी चीजें जोड़ते जाओ, ये चीजें जो चीजें इधर मेरे राइट हैंड साइड आएंगी सारी की सारी चीजें नीचे, दिक्कत मत करो। ये आ जाएगा, ये H H, फिर यहाँ आ जाएगा OH, फिर यहाँ पास आ जाएगा, ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, ठीक है, ये H मेरे क्या लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, तो इसको मैं क्या करूँगा, ये वाली चीज़ों को इस बार नीचे लिख दूंगा, CH2OH, ठीक है, ऑल थ्रू ये नीचे ही आएंगे, ऐसे झुकाऊंगा तो, और ये वाले H को ऊपर, ये बन गया अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी फ्रक्टोज। और एक चीज चेंज कर दोगे, क्या चीज चेंज कर दोगे, ये OH को ऊपर, इसको नीचे, तो ये बन जाएगा आपका बीटा डी फ्रक्टोज, बस अंदर कुछ नहीं है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, हम सिर्फ और सिर्फ एक इसके स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। चलो तो ये OH को ऊपर कर देते हैं और बाकी सारी चीजें नीचे, ये CH2OH कंप्लीट, और इसको मैं क्या कर देता हूँ बीटा, और इसको भी रब कर देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ बन गया अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी फ्रक्टोज। अब कहानी आती है ये सब करने के बाद कि ये बनता कैसे है, प्रिपरेशन मेथड क्या है इसका। तो प्रिपरेशन मेथड हम पहले ही सीख चुके हैं। हमारे पास अगर सुक्रोज होता है तो हमारे पास फ्रक्टोज ही प्रिपेयर होता है। अगर मेरे पास C12 H22O11 लेकर के बात करते हैं, और इसकी मैं क्या कर देता हूँ, इसकी मैं हाइड्रोलाइसिस कर देता हूँ, H2O के साथ है डेल हीट मत लो, डेल हीट दूसरे वाले रिएक्शन में लेते हैं, ये H+ ले लो, ठीक है, एसिडिक कंडीशन लेते हैं। एसिडिक कंडीशन जैसे ही लूंगा तो ये क्या बना देगा, C6H12O6 और एक C6H12O6। स्ट्रक्चर तो मैंने सिखा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज, और ये क्या बनता है, बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी फ्रक्टोज यहां नहीं बनता है, ठीक। तो स्ट्रक्चर बना लेना, और ज्यादातर जो कंपाउंड फॉर्मेशन करता है ना, हमारे ज्यादातर ग्लूकोज की अगर बात की जाएगा तो अल्फा डी ग्लूकोज सबसे ज्यादा कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, और फ्रक्टोज में बीटा डी फ्रक्टोज सबसे ज्यादा कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये कॉमन सी बात है, वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी जरूरी नहीं है, जरूरी है तो सिर्फ और सिर्फ ये रिएक्शन
कंप्लीट। चलो प्रिपरेशन भी देख लिए। अब अगर यहीं पास से मेरे पास बोला जाए कि एक काम करो, आप मुझे सुक्रोज बना के दिखाओ, सुक्रोज बना के दिखाओ, तो हम क्या करेंगे, ग्लूकोज और किसको, फ्रक्टोज को जोड़ देंगे। जो लिए हैं, जो हाइड्रोलाइसिस के बाद प्रोडक्ट बनता है, उसी प्रोडक्ट को हम जोड़ करके बैक रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। और बैक रिएक्शन जब कराएंगे तो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब हम बैक रिएक्शन कराएंगे तो सिंपल सा ये चीजें थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, मैं उल्टा कर देता हूं। क्लियर, उल्टा कर दिया। ऐड दोनों को ही करना है, यही चीजें लेना है। और इस बार हमारा बल्कि के वाटर पिछली बार लगा था बनाने में, और इस बार वाटर अलग से प्रोड्यूस होगा। बस समझ आ गया। हाँ, डेल हीट लेना पड़ते हैं, जरूरत नहीं है डेल हीट की, फिर भी हीट ही थोड़ा सा एक टेम्परेचर का रहना पड़ता है, क्योंकि जुड़ेंगे नहीं वो आसानी से। कंप्लीट है। और जब वाटर प्रेजेंट रहेगा ही तो वाटर हीट होगा ही, सॉरी बॉइलिंग वाटर प्रेजेंट रहेगा तो ये वाटर रिलीज होगा ही। कंप्लीट है, समझ आ गया। चलो, तो ये आ गया सुक्रोज। अब आता है यहाँ पास एक और चीजें कि ये इसको लिए थोड़ा सा ध्यान में, क्योंकि ये वाली चीजें ही ज्यादातर पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा। जो मैंने रिएक्शन लिखी थी वही रिएक्शन रहेगी और ज्यादा कुछ नहीं। देखो क्या, सबसे पहले आप बनाओ एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर अ ग्लूकोज। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, ये बन जाएगा मेरा ग्लूकोज। साइड साइड में लगा लोगे ना, चल ठीक है। यहाँ पास मैं सिर्फ एक क्या बना रहा हूँ, अल्फा डी ग्लूकोज, GLUCOS ग्लूकोज। अभी जो लिए थे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, और बीटा डी फ्रक्टोज बनाओ। ठीक है, बीटा डी फ्रक्टोज बना लेते हैं, कोई बात नहीं, हमें कौन सा बनाने का दिक्कत है, सीख तो लिए हैं। चलो, ये जो चीजें बीटा डी फ्रक्टोज में हमने जोड़ा था वही चीजें जोड़ देना। OH क्या हो जाएगा, OH इसमें ऊपर रहेगा, यहाँ रहेगा OH और यहाँ रहेगा CH2OH। ठीक है, और बाकी सारी चीजें, इसको मैं पहला कार्बन इस बार मान रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा जोड़ने में आसान रहेगा। अगर इधर साइड लिख दूंगा तो ऐसे जोड़ूंगा तो अच्छा नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये OH को इधर ले लिया। अब यहाँ पास क्या प्रेजेंट है, पहले कार्बन में ग्लूकोज का, पहले कार्बन में OH हमेशा नीचे, अल्फा का नीचे, बीटा का ऊपर। ठीक है, और ऐसा केस यहाँ पास भी। तो ये हमने क्या लिया है, बीटा डी फ्रक्टोज, FRACTOS फ्रक्टोज। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब थोड़ा सा एक अलग कलर यूज करते हैं, अरे यार, हाँ चलो, तो ये आ गया। यहां पास क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन रहेगा। क्लियर है, सही बनाया हूं। हाँ, अब देखो ये वाला होगा क्या, यहां का OH निकलता है, ये ऐड करने के बाद आप बाय प्रोडक्ट, एज अ प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं ना। ठीक है, एक OH यहां से निकलता है और यहां का क्या होता है, पूरा का पूरा OH ही निकल जाता है, तभी तो वाटर बनाएगा -H2O। यहाँ से O निकलता है और फ्रक्टोज से OH निकलता है। यहाँ का OH निकला, यहाँ वाला जो जुड़ा था, और यहाँ से H निकला, H+ और OS-, और ये दोनों बना करके H2O बना करके निकल गए। और ये दोनों होता क्या है, ये दोनों बॉन्ड इस तरीके से जुड़ जाते हैं। और थोड़ा सा इसको अच्छा दिखाने के लिए हम एग्जाम में कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, बस हो गया, बन गया हमारा पूरा प्रोसेस। और इस सब को रब कर दूं ना, रब कर दे रहा हूं। चलो, और यहाँ जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, ये जो डैश डैश में डोनेट किया हूं, ये होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लूकोज फ्रक्टोज जब एक साथ जुड़ते हैं, या फिर कोई भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट एक साथ जुड़ेगा कोई भी एक एडिशनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू जुड़ता है। तो GLYCOSIDIC ग्लाइकोसाइडिक LINKAGE लिंकेज कंप्लीट है। चलो एक स्क्रीनशॉट हो जाए, आई डोंट थिंक सो कुछ भी दिक्कत है। हाँ, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि अब जल्दी जल्दी चैप्टर भी कंप्लीट करना है। हो गया, तो अब ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, अब सिर्फ हम नाम बोलेंगे और आप ऐसी ही चीजों ऐड कर लोगे। हाँ, एग्जाम में एक चीज यहां नोटिस करोगे आप कि आपके बुकों में क्या लिखा होगा, बुक में ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर ना क्रिस्पी टाइप का लिखा होगा। वैसे ऑल थ्रू बोला नहीं जाता है कि आप स्ट्रक्चर सिर्फ ऐसे ही बनाओ, पर हम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आपको बता रहे थे, इसीलिए
अगर इस बुक में आपके कुछ इस तरीके का लिखा होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, बट ये इस बुकों में इस तरीके का बना होगा, ठीक है। ये वाला OH और ये, क्योंकि वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रहता है तो अच्छा नहीं दिखता है, और CBSE वाले थोड़ा अच्छा बच्चा दिखाते हैं, तो ये आपके बुक में इस तरीके से लिखा होगा, बट ऑल थ्रू वो टेढ़ा ही बनता है। चलो, नहीं तो फ्रक्टोज को उल्टा कर दो, फिर कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। क्लियर। चलो तो इसको रब करते हैं। हमने सीख लिया कि कैसे कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होता है। अब एक यहां पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इन्वर्ट शुगर, INVERT, इन्वर्ट SUGER शुगर क्या होता है। इन्वर्ट शुगर यानी होता है कि जब हम क्या करते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ऐड करते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज को ऐड करते हैं, तो उनका रोटेशन चेंज हो जाता है डेक्स्ट्रो से लीवो, डेक्स्ट्रो पॉजिटिव से लीवो नेगेटिव में, ठीक है। और इसी को बोला जाता है इन्वर्ट शुगर। सिंपल सा है। जब अल्फा और बीटा फ्रक्टोज को हम जोड़ेंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जोड़ते हैं, तो उनका जो एक तरीके से बोलेंगे साइन में चेंजेस आता है पॉजिटिव से नेगेटिव, और उसी को हम बोलते हैं क्या, इन्वर्ट शुगर, यानी डेक्स्ट्रो से लीवो में चेंज हो जाते हैं। बस बस बस, ज्यादा दिमाग में कुछ नहीं रखना है। क्लियर। चलो, तो इन्वर्ट शुगर क्लियर। अब नेक्स्ट दो चीजें इसमें और आती हैं, एक आता है हमारे पास माल्टोज और दूसरा आता है लैक्टोज। माल्टोज, दूसरा लैक्टोज। माल्टोज क्या है, लैक्टोज क्या है। माल्टोज जब हम क्या करते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी GLUCOS ग्लूकोज को एक के बाद एक जोड़ते चले जाते हैं, सेम टू सेम अल्फा डी ग्लूकोज को, तो हमारे पास माल्टोज बनता है। बट कितना, सिर्फ एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक अल्फा डी ग्लूकोज, मतलब दो चीज को जोड़ेंगे तो हमारे पास माल्टोज बन जाएगा, ठीक है। माल्टोज की फॉर्मेशन हो जाएगी। और माल्टोज जब बनता है, इसे रिड्यूसिंग शुगर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो अपने CBSE में पढ़ेंगे वहां सिर्फ दो ही रिड्यूसिंग शुगर के बारे में पढ़ेंगे, एक तो माल्टोज, दूसरा लैक्टोज। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आगे जाकर किसी को आपको रिपीट कराऊंगा कि ऐसे दो रिड्यूसिंग शुगर के नाम बताओ जो कि रिड्यूस हो सकते हैं फेलिंग सोल्यूशन टॉलरेंस रिएजेंट द्वारा, ठीक है। और डाइसैकेराइड है, माल्टोज एंड लैक्टोज आर टू ऑफ देम। चलो, तो लैक्टोज क्या आता है, लैक्टोज अल्फा डी ग्लूकोज GLUCOS ग्लूकोज प्लस अल्फा डी GLACTOS गैलेक्टोज। अब बोलोगे अल्फा डी गैलेक्टोज कहां से आए, अभी तक तो हमने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा। अरे कुछ मत पढ़ो, ये नया टॉपिक है, पर हम ज्यादा नहीं घुसेंगे क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है। फिर भी इसका गैलेक्टोज का भी फॉर्मूला C6H12O6 अपनी इंफॉर्मेशन के लिए लिख लो। क्लियर। लैक्टोज भी कंप्लीट। तो ये भी अल्फा डी ग्लूकोज, और हाइड्रोलाइसिस करोगे तो जो चीज से जुड़ करके बनता है वही चीज हमें टूटने के बाद मिलता है। हाइड्रोलाइसिस जब करते हैं तो वाटर रिक्वायरमेंट होती है, और जब हम ऐड करते हैं दोनों को तो वाटर लॉस होता है। बस अपोजिट रिएक्शन टाइप के समझ सकते हो। कंप्लीट। चलो, तो ये हो गया दो रिएक्शन कंप्लीट। और इसके बाद अब ये मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड आई थिंक सो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आता है हमारे पास पॉलीसैकेराइड, और इसके बाद ये चैप्टर का पहला पार्ट कंप्लीट। SACCHARIDE पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स ऐसे टाइप के कंपाउंड होते हैं जो बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ पॉलीमर्स होते हैं, POLYMERS पॉलीमर्स ऑफ मोनोमर्स, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ पॉलीमर्स ऑफ मोनोमर्स, यानी मोनोमर्स को जोड़ते जाओ पॉलीमर्स की फॉर्मेशन होगी। तो 2 मिनट में इंक फिल कर लूं, फिर आगे बढ़ते हैं इस कोर्स में। कंप्लीट। चलो, तो लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स, मोनोमर्स को जोड़ते जाओ तो पॉलीमर्स बनते हैं। पॉलीमर्स के 3 एग्जांपल देंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। स्टार पॉइंट चाहे तो बना करके लिख लो इन तीनों को, और पूछेगा तो इन्हीं तीनों में से एक पूछेगा। कौन सा है पहला है स्टार्च, STARCH,
स्टार्च। दूसरा है सेलुलोज, CELLULOS, सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोजिक वॉल भी बोला जाता है इसे। नेक्स्ट चीज आता है हमारे पास ग्लाइकोजन, GLYCOGEN, ग्लाइकोजन। अब स्टार्च क्या होते हैं, सबसे पहले स्टार्च से समझते हैं, फिर सेलुलोज, फिर ग्लाइकोजन। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च होता है फूड ऑफ या फिर प्रिपेयर्ड फूड ऑफ प्लांट। प्लांट का ग्लूकोज को क्या बोला जाता है, यानी प्लांट के फूड को, प्लांट फूड लिखो आसानी से याद रहेगा, प्लांट के फूड को स्टार्च बोला जाता है। और स्टार्च जो हमारे फॉर्मेशन होते हैं वो अल्फा डी GLUCOS ग्लूकोज को ही ज्वाइन करके बनते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज को जोड़ते जाओ आपको स्टार्च मिलेगा। अब स्टार्च ना एक चीज आता है, इसमें कॉम्प्लिकेशन पैदा होती है थोड़ी सी, बट कोई दिक्कत नहीं है। एक आता है हमारे पास वाटर सॉल्युबल और एक आता है वाटर इनसॉल्युबल, तो उसी को देख लेते हैं। एमाइलोपेक्टिन, ठीक है, और एमाइलोलोज, AMYLOS, एमाइलोलोज और एमाइलोपेक्टिन, AMYLOPECTINE, एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोलोज क्या होते हैं? एमाइलोलोज आर वाटर सॉल्युबल, वाटर SOLUBLE सॉल्युबल, और एमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल लिखे दे रहा हूं, ठीक है, इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, बस यही बेसिक अंतर है। अब इसके बाद इसी के अंडर हम समझ लेंगे स्टार्च को इस तरह की, इसमें कौन से स्टार्च बिलोंग करते हैं और इसमें कौन से स्टार्च बिलोंग करते हैं, तो फिर कंप्लीट हो जाएगा। अब आता है जो हमारे पास एमाइलोलोज होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, जहां तक मेरे को याद है। तो एमाइलोलोज की एक खास बात होती है कि ये स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होते हैं। क्या? स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होते हैं। इनमें कोई भी ब्रांचिंग बिल्कुल नहीं होती है, तो नो ब्रांचिंग लिख लो इसके नीचे, BRANCHING, नो ब्रांचिंग। इसकी खास बात है ये स्ट्रेट चेन में ही एग्जिस्ट करेंगे, ब्रांचिंग नहीं होगी कभी भी, और ये वाटर में सॉल्युबल होंगे, ठीक है, और एक तरीके से स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। चलो, ब्रांचिंग कम है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है, और ब्रांचिंग बढ़ी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ी, बट स्टेबिलिटी घट जाती है एमाइलोपेक्टिन्स की, बट इनकी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी खासी रहती है। तो ये आ जाएगा एक कारण। और एमाइलोपेक्टिन्स का एक बेस्ट आ जाएगा कि ये इनमें क्या होगा, स्ट्रेट चेन तो प्रेजेंट होंगे, उसके साथ साथ ब्रांचिंग भी प्रेजेंट होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा डेंस ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है, एक के बाद एक ब्रांचिंग करते जाओ, तो ब्रांचिंग प्रेजेंट होगी। हाँ, अब इसके बाद मोड ऑफ अटैचमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ यही आने के चांसेस हैं। मोड ऑफ अटैचमेंट, इसमें पहला और चौथा कार्बन, एक का पहला कार्बन दूसरे का चौथा कार्बन अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ चैन में, ठीक है, चैन में, और इसमें भी चैन में 1 and 4 अटैच होगा। बट अगर ब्रांच की बात करेंगे तो कौन सा, ब्रांच की अगर बात करूंगा तो 1 and 6 अटैचमेंट होगा, 1 and 6 का अटैचमेंट होगा। तो ये वाला थोड़ा सा गलती हो गया है, क्योंकि यहाँ 4 प्रेजेंट है, तो 4 इसके भी कौन से, फर्स्ट कार्बन से, फर्स्ट कार्बन तो खाली ही होगा, तो 1 and 6, तो ये आ जाएगा मोड ऑफ अटैचमेंट, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हो गया, चलो, तो ये आ गया हमारे स्टार्च कंप्लीट। अब ये आता है सेलुलोज। सेलुलोज क्या होते हैं? सेलुलोज सिर्फ इतना याद रखो कि ये बीटा डी फ्रक्टोज से बनते हैं, सॉरी फ्रक्टोज बोल दिया, ग्लूकोज, GLUCOS, ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज को आप जोड़ते जाओगे तो सेलुलोज की फॉर्मेशन होगी। और सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज प्लांट सेल वॉल होता है। क्या होता है? प्लांट की सेल वॉल में प्रेजेंट चीज को हम क्या बोलते हैं? सेलुलोज बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन हम इंसानों के लिए है, हम एनिमल्स के लिए, एनिमल जो आपके आजू बाजू कुत्ता बिल्ली सब दिखते हैं सब है एनिमल्स, तो उनमें जो एनर्जी का सोर्स प्रेजेंट होता है वो होता है ग्लाइकोजन। ठीक है, हमारी बॉडी क्या करती है? ग्लूकोज, हम फूड लेते हैं कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज को फिर बाद में स्टोर करके रखती है ग्लाइकोजन में। तो वो स्टोरी आपको कोई जरूरत नहीं है, बट ये याद रखो कि हमारे बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में यूज स्टोर रहता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और ग्लाइकोजन एक टाइप के एनिमल स्टार्च है। क्या है? एनिमल स्टार्च। और एक बात बस याद रखना, बाकी कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा, ये एक टाइप के एमाइलो PECTINE पैक्टीन है, बस
बट यहां जो एमाइलोपेक्टिन होगा उसमें जितना ब्रांचिंग रहेगी उसमें से 10 गुना ज्यादा इनमें ब्रांचिंग रहेगी। ठीक है, ब्रांचिंग इनमें ज्यादा रहेगी, तो ये एक डेंस रहते हैं प्लांट के फूड से भी ज्यादा। तो ये आ जाएगा एमाइलोपेक्टिन्स की जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी, सारी की सारी प्रॉपर्टीज यहां भी एप्लीकेबल होंगी। तो एक फटाक से स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ेंगे। कंप्लीट। नेक्स्ट चीजें, अब नेक्स्ट चीजें जो आती है इसमें आई थिंक सो ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसी से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको आंसर देना है फटाफट। चलो, तो पहला क्वेश्चन मेरा आता है कि दो ठोक ऐसे टाइप्स के मोनोसैकराइड्स या डाइसैकराइड्स बताओ जो कि रिड्यूसिंग शुगर की तरह बिहेव करें। पहला कौन सा है? हाँ, तो पहला है आपका क्या? माल्टोज, दूसरा लैक्टोज। दोनों ही रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, एक ऐसा एक्सेप्शन बताओ या फिर एक ऐसा टाइप का डाइसेक्ट शुगर बताओ जो कि रिड्यूस नहीं करता है। फेलिंग सोल्यूशन नहीं, टॉलरेंस रिएजेंट। कौन है? सुक्रोज। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, तो ये दो आंसर हो गए। अब इसके बाद तीसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है, ग्लूकोज के लिए कोई एक ऐसी रिएक्शन बताओ जिससे हमें पता चल जाए कि सारे के सारे जो कार्बन वो एक स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट रहते हैं। 1 2 3 4 5 6। चलो, HI डेल्हीट ले लोगे तो काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज आता है, एक ऐसी रिएक्शन बताओ जिससे हमारे पास ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बने। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बने। ठीक है, तो क्या नाम है उसका? एसिटाइल एनहाइड्राइड। एसिटाइल एनहाइड्राइड लोगे तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनेगा। ठीक है, ग्लूकोज साइक्लोहाइड्रिन कैसे बनेगा? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, जिसमें CN लगा रहता था, वो उसकी रिएक्शन HCN के साथ कराओगे तो बन जाएगा। अब इसके बाद ये छोटे मोटे टेस्ट थे। अब एक आपको बताना है कि किस एक दो कारण बताना है जिसके कारण आप प्रूव कर सकते हो कि जो हमारे पास ग्लूकोज होता है वो क्या है? एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, हमारे पास ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो दो रीजन, चलो सोच लो वीडियो पॉज करके। ठीक है, मैं बताता हूं उसमें से। अब मैच करना। पहला रीजन क्या आ जाएगा कि वो पॉजिटिव सिर्फ टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, एक रीजन। दूसरा रीजन क्या आता है, जो हमारे पास ओपन चेन रहते हैं वो एक तरीके से ग्लूकोज ऑक्सिम नहीं बनाते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट से। तो ये दूसरा रीजन आ जाएगा। तीसरा, NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं करते, जो कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो करना चाहिए क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप शो करता है इस रिएक्शन को। तो यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होने के बावजूद भी ये रिएक्शन नहीं होता, तो ये एक प्रॉब्लम आता है। नेक्स्ट आता है, बस 3 मैंने बता दिया, 2 ही बताना था। चलो, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, एक चीज और, ये एनोमर्स क्या होते हैं? ANOMERS, एनोमर्स याद है? ये एक नया है, मैंने पढ़ाया नहीं है, बट मैंने जब पढ़ाया है उसी के बीच में इसके बारे में भी बताया है, पर पढ़ाया नहीं है। चलो ठीक है, बता देते हैं। एनोमर्स क्या होते हैं? एनोमर्स एक टाइप के आइसोमर होते हैं, ISOMERS आइसोमर्स होते हैं ग्लूकोज के, GLUCOS ग्लूकोज के आइसोमर्स को क्या बोला जाता है? एनोमर्स। हम जब कर रहे थे क्या, जब हम ग्लूकोज के साथ छेड़खानी कर रहे थे, क्या कर रहे थे? ग्लूकोज हमारे पास था, इसका OH कभी हम लेफ्ट हैंड साइड पहले कार्बन का रखते थे और कभी इसका राइट हैंड साइड रखते थे। तो इस साइड जब हम इस रोटेशन करते थे लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, और यहाँ 2 स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता था, या तो राइट वाला या तो लेफ्ट वाला, और इसी को बोला जाता है एनोमर्स। तो ग्लूकोज के आइसोमर्स को क्या बोला जाता है? एनोमर्स। चलो, तो ये भी दिक्कत कंप्लीट। नेक्स्ट चीजें बढ़ते हैं आगे, फिर आगे क्वेश्चंस करते रहेंगे, कुछ और करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, ज्यादातर स्ट्रक्चर से तो अब हवा में कैसे मैं पूछूंगा स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो मेरे को आप पता थोड़ी ना चलेगा सही स्ट्रक्चर बताए हो कि नहीं। तो इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आती है इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, हम आगे बढ़ जाते हैं। 2 मिनट। चलो, तो नेक्स्ट चीजें आती है एमिनो एसिड। AMMINO एमिनो ACID एसिड्स क्या होते हैं? एमिनो एसिड्स पढ़ेंगे, फिर प्रोटीन पढ़ेंगे, विटामिन पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, हार्मोन्स पढ़ेंगे, खत्म कर देंगे चैप्टर। क्लियर? तो एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? एमिनो एसिड्स तो सिंपल से समझ सकते हो, एमिनो एसिड्स क्या है? एक टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है,
यानी एमिनो एसिड्स दो वर्ड से मिलकर के बने हैं। मैं इसी से आपको हमेशा के लिए याद दिला दूंगा, ठीक है, करा दूंगा। मतलब एमिनो तो इसमें NH2 ग्रुप तो प्रेजेंट होना बनता है, एमिनो ग्रुप। दूसरा एसिड, और ऑर्गेनिक एसिड में सबसे चीप एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का भी प्रेजेंट होना बनता है। तो एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? एमिनो एसिड्स ऐसे टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं जो कि NH2 और COH के कॉम्बिनेशन से बने, उसे बोला जाता है एमिनो एसिड। हाँ, बीच में CH2 जरूर प्रेजेंट रहता है। कंप्लीट। तो इसे ये सबसे सिंपलेस्ट क्या लिखा मैंने? एमिनो एसिड। अब धीरे धीरे समझेंगे एमिनो एसिड्स कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें हो गया। एमिनो एसिड समझ आ गया। एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? एमिनो और कार्बोक्सिलिक एसिड के कंबाइंड ग्रुप को क्या बोला जाता है? एमिनो एसिड बोला जाता है। और एमिनो एसिड्स का चीफ सोर्स क्या है? एमिनो एसिड का चीफ सोर्स प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन का चीफ सोर्स एमिनो एसिड है। वैसे प्रोटीन में एमिनो एसिड प्रेजेंट रहता है, या फिर दोनों के एक दूसरे का बोल सकते हो चीफ सोर्स। चलो, तो ये आप सिंपल से हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर से एमिनो एसिड्स के एग्जिस्ट करते हैं। सिंपल से हम R बस बदलते जाएंगे और आप सिंपल सा जोड़ते जाओगे। यहां पास ऐसे सिर्फ एक R प्रेजेंट रहता है। R ये एल्काइल वाला नहीं है, ठीक है। R की जगह Z भी जोड़ सकते हो, दिक्कत है तो, ठीक है। R इज इक्वल्स टू, अगर H प्रेजेंट होगा तो क्या होगा नाम में? अब किस किस तरह के मैं 10-12 ठोक आपको एमिनो एसिड्स के नाम भी याद दिला दूंगा, करवा दूंगा अभी के अभी, ठीक है। तो इसके लिए क्या याद रखो? GAVALL, ठीक है। क्या है? सॉर्ट्रिक। मैं तो इसे याद रखता हूं हमेशा, गवालल, गवालल, ठीक है। तो अब इससे पूरा के पूरी याद हो जाएगा आपको, आई थिंक सो। R इज इक्वल्स टू, अगर H रखोगे, यहां पास H रखता हूं, R इज इक्वल्स टू H, तो ये क्या बन जाएगा मेरा? मैं सिर्फ पहला वर्ड लिखा हूं यहां पास, तो G, ये क्या बन जाएगा? ग्लाइसिन, GLYCINE, ग्लाइसिन। इस एमिनो एसिड का नाम क्या है? ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन मोस्ट सिंपलेस्ट एमिनो एसिड माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी ज्यादा एडवांसिटी हमें देखने को नहीं मिलता। और ये एक टाइप का इसका और है कि एक NUTRAL, न्यूट्रल एमिनो एसिड। न्यूट्रल एमिनो एसिड बोला लिखने के लिए, तो ग्लाइसिन का नाम लिख देना, ठीक है। चलो, क्लियर? रब कर दूं? हाँ, एक स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट अब R इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे? फिर से चेंज करेंगे। R इज इक्वल्स टू CH3 रखेंगे, मतलब यहां पास CH3 रखेंगे। तो अब हम दूसरे वर्ड पे जाएंगे। ये तो G खत्म हो गया, G के बाद आया A। क्या है? एलानिन, ठीक है। ALYNE, अरे यार इसका नेमिंग में भूल जाता हूं। ALYNINE, ठीक है, एलानाइन। चलो, आई थिंक सो, जहां तक करेक्ट है। नेक्स्ट चीज आती है, नेक्स्ट में पढ़ते हैं। हमारे पास अगर R इज इक्वल्स टू क्या दिया है? एक और कार्बन बढ़ाते चलते हैं, ठीक है। कार्बन अब 2 नहीं रखेंगे, डायरेक्ट 3 रखते हैं बार बार। CH3 का होल ट्वाइस CH आप करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? तो यहां पास मैं सिंपल से चेंज कर देता हूं, और यहां CH3 और यहां पास है CH3 कर देता हूं, और ये बन जाएगा हमारे पास वेलानाइन, ठीक है। V फॉर VALINE, वेलाइन, ठीक है। वेलाइन बोला जाता है, वेलानाइन नहीं, वेलाइन। नेक्स्ट हो गया। अब नेक्स्ट अगर मैं R इज इक्वल्स टू क्या कर दूं? R इज इक्वल्स टू 3 कार्बन अभी यहां पास है, ठीक है। वैसे 3 कार्बन तो 4 कार्बन ले लेते हैं। CH3, सीरीज में चलूं क्या? सीरीज में चलो, सीरीज में चलते हैं। सीरीज में A है तो A ही लेते हैं, या फिर L ले लेते हैं। सिंपल से मेरे को फिर कंफ्यूजन करता है, ठीक है। तो सिंपल से मैं क्या करता हूं? CH3 का होल 4 और यहां पास क्या जोड़ देता हूं? NH2 जोड़ देता हूं, ठीक है। NH2 बैलेंस नहीं होगा, NH4 जोड़ देता हूं। चलो, तो ये क्या बनाएगा? यही वाला स्ट्रक्चर बस यहां जोड़ दो। क्या है? ब्यूटाइल एमाइन। तो ब्यूटाइल एमाइन बस जोड़ना है हमें। तो ये CH3, सिंपल सा CH3। वैसे एक लॉन्गा चेन बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, बट मेरे पास उतना जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पास नहीं बनाऊंगा। और ये भी एक टाइप का एमिनो एसिड आ जाएगा, जिसका नाम है, क्या नाम है? इसमें बेस जुड़ा है, और इसका नाम है ल्यूसीन। तो नाम नहीं है, लाइजीन नाम है। चलो, LYSINE, लाइजीन हो गया।
अब नेक्स्ट आ जाता है किसके, एक और एल, ये ए को मैं आखिरी में लूंगा, चाहो तो अभी ले सकते हो, एस्परिक एसिड। ठीक है, तो एस्परिक एसिड लेना हो तो क्या करेंगे, सिंपल सा हम यहाँ पास थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, CH3COOH यानी एसिटिक एसिड को ले लेंगे। एसिटिक एसिड अगर लिखते हो तो ये अपने के पास क्या बना के देता है, एस्परिक एसिड, ASPHERIC एस्परिक एसिड, ये आ जाएगा आपका ए के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पास R = एक और जोड़ दूँ, CH3COOH, जहाँ तक सही है। अब एक आता है ल्यूसीन, LUCINE, एस मत लिखना, ल्यूसीन होता है। ठीक है, ल्यूसीन में क्या होता है, सिंपल से सिर्फ और सिर्फ थोड़ा चेंजेस होता है। क्या होता है, यहाँ पास हम C लिखते हैं और यहाँ पास CH3 लिखते हैं, यहाँ एक CH3 लिखते हैं और एक तरीके से यहाँ एक कार्बन, और ये कंप्लीट है। 4 कार्बन ही है सिर्फ नॉर्मल, इसमें कितना ले रहे हैं हम, 4 कार्बन, और इस कार्बन को हम जोड़ देंगे यहाँ पास से, तो ये बन जाएगा हमारा ल्यूसीन। तो ये जोड़ देता हूँ, ये वाला कार्बन जुड़ेगा, CH, और यहाँ पास से CH3, सॉरी, ये हो गया 4, 1 2 3 4, हाँ चलो ल्यूसीन। तो आई थिंक जो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स क्लियर हैं। अगर कोई भी स्ट्रक्चर में डाउट आए तो फ्रीली कमेंट करके बता देना मेरे को। अगर मेरा कोई स्ट्रक्चर गलत भी हुआ होगा तो फ्रीली कमेंट करके बता देना। चलो तो दूसरे वाले सही कर लेता कि कमेंट में थ्रू हो गया। तो हम बीच बीच में स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जिसके कारण आपका फिर से रिवीजन होते रहे। अब नेक्स्ट आता है अमीनो एसिड्स के बारे में। इतना कुछ समझने के बाद अमीनो एसिड्स की एक तरीके से अमीनो एसिड क्या एसिड हैं कि बेस हैं, ये भी तो क्वेश्चन आता है। अमीनो एसिड लिखा है क्योंकि यहाँ पास एक NH2 ग्रुप जुड़ा है, जिसके कारण ये बेस को डोनेट करता है, और यहाँ एक एसिडिक ग्रुप COOH जुड़ा है जो कि एसिड को डोनेट करता है, या फिर ये एक न्यूट्रल है। ये 3 कंडीशंस यहाँ पैदा होती हैं, एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है। तो सिंपल से समझो, अगर हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास बेस के लिए अगर बात करता हूं तो बेस के लिए कैसी कंडीशंस आ जाएगी, अगर NH2 का नंबर इंक्रीज करता है कंपाउंड्स में, H2 का नंबर इंक्रीज करता है नॉर्मल, ये हमारा क्या होता है CH2 CHR यहाँ लिखे देता हूं, और ये COOH क्या है, अमोनिया को अमीनो एसिड्स को डोनेट करने का फॉर्मूला है। अगर यहाँ पास NH2 का नंबर इंक्रीज होता, मान लेते हैं यहाँ एक NH2 जुड़ा है, यहाँ NH2 एक और जोड़ दिया, जैसे कि मैंने किस में बनाया था, लाइजीन में बनाया था, तो वहां पास क्या आएगा, वहां पास ये एक बेसिक एमिनो एसिड बन जाएगा। तो लाइजीन एक बेसिक एमिनो एसिड। अगर एक एसिडिक एमिनो एसिड्स की बात करेंगे तो जैसे कि एस्परिक एसिड, ASASSPHERIC एस्परिक एसिड, ठीक है। एस्परिक एसिड में क्या था, CH3, यहाँ पास क्या जुड़ा था, CH3 COOH, एक COH 2 COH, यहाँ COH का नंबर इंक्रीज हुआ, इसका बेस का नंबर डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास ये एसिडिक स्ट्रेंथ को डोनेट करेगा। समझ आ गया। नेक्स्ट आता है न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन सा केस बनेगा, जब हमारे पास सिंपल ये केस बना हो, सिंपल ये केस, मान लेते हैं यहाँ H जुड़ा है या CH3 जुड़ा है या CH3 इस तरीके से जुड़ा है, बट NH2 और COH एक प्रेजेंट है, या ये 2 प्रेजेंट है तो ये भी 2 प्रेजेंट है, तो वो कंडीशंस बनाएगी न्यूट्रल के लिए। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लिख सकते हो, ग्लाइसिन लिख सकते हो, लाइजिन लिख सकते हो। ठीक है, लाइजिन मत लिखना, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो वेलाइन लिख सकते हो। कंप्लीट, स्क्रीनशॉट हो गया। नेक्स्ट, अब इसमें 2 चीज और पढ़ते हैं, इसके बाद अमीनो एसिड कंप्लीट हो जाएगा। एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स, दूसरा होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स हमेशा 2 टाइप्स के हो सकते हैं हम ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में, ऑल थ्रू डिफरेंट है, यानी डिफरेंट, और किसी चीज के रिस्पेक्ट में अगर बोला जाएगा तो नहीं। ठीक है, पर अगर ऑल थ्रू देखोगे तो ये यूनिवर्सल भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट मैं अपने ह्यूमंस और एनिमल्स के और प्लांट्स के रिस्पेक्ट में बताऊंगा। ठीक है, एमिनो एसिड्स 2 टाइप्स में डिवाइड किए जा सकते हैं,
फाउंड करने की पॉसिबिलिटी के हिसाब से मैं लिखे दे रहा हूं, FOUND फाउंड और क्रिएशन और फॉर्मेशन बोल सकते हो, FORMATION फॉर्मेशन। चलो, तो एमिनो एसिड्स दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक होते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड ESENTIAL एसेंशियल एमिनो एसिड, और एक होते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। एसेंशियल एमिनो एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं? एसेंशियल एमिनो एसिड्स ऐसे टाइप्स के एसिड्स होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी नॉट प्रिपेयर करता है, मतलब हमारी बॉडी BOD बाई बॉडी यानी हमारा शरीर प्रिपेयर नहीं कर सकता, उसे बोला जाता है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। ठीक है, ठीक है, क्लियर। और एसेंशियल एमिनो एसिड्स कौन से होते हैं? एसेंशियल एमिनो एसिड्स ऐसे टाइप्स के एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद ही प्रिपेयर कर सकती है, और जो प्रिपेयर कर सकती है उसको क्या हमें बाहर से लेने की जरूरत है? नहीं है। और बाहर से इंटेक्ट अपने फूड में हमें जबरदस्ती लेने की उन चीज़ों की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमारी बॉडी के लिए वो नॉन एसेंशियल बन गए, और जो हमें जरूरी है वो एसेंशियल बन गए। क्लियर है? तो इसके दोनों के एग्जाम्पल चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? इसके एग्जाम्पल लिख लो, एसेंशियल एमिनो एसिड जो हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकती है, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड जो हमारी बॉडी प्रिपेयर कर सकती है। और एग्जाम्पल आ जाएगा हमारे पास जैसे कि एस्परिक एसिड हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जैसे कि जी फॉर ग्लाइसिन, GLYCINE ग्लाइसिन, ग्लाइसिन आर एसेंशियल एमिनो एसिड। तो इसका एक एग्जाम्पल लिख लो। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, एसेंशियल एमिनो एसिड्स में ग्लाइसिन्स हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर कर सकती है। सॉरी ये थोड़ा सा इधर, ये ग्लाइसिन नहीं, इधर ग्लाइसिन आ जाएगा, GLYCINE ग्लाइसिन। सिंपलेस्ट एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद ही प्रिपेयर कर सकती है, जैसे वेलाइन हो गया। ठीक है, ल्यूजीन इधर लिखो ना, ल्यूजीन LUCINE ल्यूजीन लिखो, ये हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकती है। ठीक है, एस्परिक एसिड जैसे तो एसेंशियल एमिनो एसिड्स आ जाएगा, ये हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकती। हो गया? चलो, तो ये दोनों टॉपिक्स क्लियर हो गए हो तो हम फटाक से आगे बढ़ जाते हैं। हाँ चलो, तो एमिनो एसिड्स में इतना ही पढ़ना था। और एक चीज और, एमिनो एसिड्स में सिंपल सी एक छोटी सी बात बस याद रखो, वैसे वो जरूरी नहीं है। एमिनो एसिड्स को अगर हम डिवीजन की बात करेंगे या फिर एक तरीके से सिंपल क्लासिफिकेशन में एक और मेथड आता है जो हमारे बुक में ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है। एमिनो एसिड्स को हम कई फॉर्म्स में डिनोट कर सकते हैं, अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड, गामा एमिनो एसिड, इसके बाद और डिफरेंट सो ऑन जो हम जानते हैं, सिग्मा, पूरे के पूरे आइडेंटिफिकेशन जो हम टर्म्स यूज करते हैं फिजिक्स में, उन सभी में डोनेट किया जा सकता है एमिनो एसिड्स को। ठीक है, चलो तो ये कंप्लीट। अब बढ़ते हैं इसमें प्रोटीन, PROTEIN प्रोटीन। प्रोटीन किससे बनते हैं? एमिनो एसिड्स से जोड़ करके बनाया जा सकता है, यानी प्रोटीन्स आर दी POL पॉलीमर्स, या सकते हैं इसके सिंपल्स है, ये आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एमिनो एसिड, AMMINO एमिनो एसिड। एमिनो एसिड्स को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। सिंपल से ये समझ सकते हो। अगर दो या दो से अधिक एमिनो एसिड्स को जोड़ा जाता है तो प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन्स हमारी बॉडी खुद ही प्रिपेयर करती है। कैसे? एमिनो एसिड्स तो हमारी बॉडी जो प्रिपेयर करती है, और एमिनो एसिड्स एक साथ जुड़ करके प्रोटीन ही प्रिपेयर करते हैं एक तरीके से। ठीक है, चलो तो कुछ एसेंशियल प्रोटीन होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल प्रोटीन होते हैं। एसेंशियल प्रोटीन ऐसे टाइप्स के ग्रुप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद ही प्रिपेयर कर सकती है। ठीक है, सॉरी गलत बोल दिया। नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स हमारी बॉडी प्रिपेयर कर सकती है, और एसेंशियल प्रोटीन्स हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकती, उसे हमें खाने में लेना पड़ता है। तो कंफ्यूजन होना जरूरी नहीं है, सिर्फ एमिनो एसिड्स याद रखो, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, उसके अलावा अपने आप ही सारी चीजें बन जाएगी। तो ये क्या है? एक तरीके से एमिनो एसिड्स के पॉलीमर को क्या बोला जाता है? प्रोटीन बोला जाता है। तो मैं सिंपल से एक एग्जांपल ले लेता हूं, CH2COOH, और यहाँ पास ऐसे क्या ले लेता हूँ, NH2 जो जोड़ देते हैं, जो जोड़ते हैं वही। अब इसके बाद एक साइड में क्या ले लेता हूँ, GLYCINE ग्लाइसिन ले लेते हैं, और उधर साइड क्या ले लेते हैं, ग्लाइसिन के बाद एलानाइन ले लेते हैं, ALANINE एलानाइन। ठीक है, अब इन दोनों को जब जोड़ोगे
तो क्या बनेगा आपके पास, इन दोनों को जोड़ने के बाद आपके पास बनता है यहाँ पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पास के 2 हाइड्रोजन मैं लिख देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि ये भी एक टाइप का वैसा ही रिएक्शन है जो हम इससे पहले पढ़ के आ रहे थे, फ्रक्टोज ग्लूकोज उन सभी के लिए। वहाँ पास जब हम जोड़ते थे तो वाटर रिक्वायरमेंट होता था और जब हम तोड़ते थे तो वाटर रिलीज होता था। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, कोई बात नहीं। चलो सिर्फ यहाँ पास बेस में ध्यान दो, यहाँ पास जो OH है और यहाँ का H है, यहाँ पास का जो OH है, यहाँ का H है, यहाँ का जो H2O है। अरे थोड़ा सा दिक्कत कर रहे हैं क्या, थोड़ा सा मैं ही दिक्कत कर रहा हूँ लगता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को सिंपल सा बनाते हैं, यहाँ पास ऐसे O और यहाँ पास ऐसे H, ठीक है, OOH ये हो गया। और यहाँ पास इसके पास एक हाइड्रोजन इधर लगा देता हूँ, एक हाइड्रोजन इधर। अब बनेगा वाटर, निकलेगा, निकलेगा कि नहीं? अब पिछली बार नहीं निकल पा रहा था, मेरी दिक्कत हो रही थी। चलो अब यहाँ पास है CH2 COOH। अब ये दोनों जब निकल जाएंगे और यहाँ पास से वाटर फुर्र फरम हो जाएगा, मतलब माइनस ऑफ H2O लिख सकता हूँ मैं। और इस रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा जिसे हम प्रोटीन बोलते हैं, वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, CH2, ठीक है, और ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पास से जो हमारे पास बीचों बीच एक O आएगा, आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, O नहीं आएगा। यहाँ पास से सिंपल से N आएगा, ठीक है, आएगा, ये तो आएगा ही यार, चलो इसको तो दे दो। और यहाँ पास से H आएगा और यहाँ पास से CH2 आएगा और यहाँ पास से COOH आएगा। एक बार इसको लिख लो, अभी इसे आगे भी जाएगा, थोड़ा सा स्टेप जाएगा, ठीक है, दिक्कत नहीं करना है, ठीक है। चलो तो ये हो गया अपना कंप्लीट। और इस स्ट्रक्चर को देखो, ये जो हमारे पास न्यू बॉन्ड क्रिएशन हुए हैं इनकी वजह से, और इसे बोला जाता है प्रोटीन के कारण फॉर्मेशन हुए हैं प्रोटीन बनाने के लिए, तो इसलिए हम सिमिलर नाम लेंगे जिसे पेप्टाइडिक लिंकेज बोला जाता है, PEPTIDE पेप्टाइड LINKAGE लिंकेज। और ये कंप्लीट हो गया हमारा बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन का स्ट्रक्चर। नाम भी जरूरी है, नाम का एक सिस्टम होता है, ठीक है। जो हमारे पास लोअर ग्रुप होते हैं उसका नाम हम थोड़ा सा पहले लिख देते हैं, जैसे कि GLY, और इसके बाद C फॉरवर्ड्स YL लिखेंगे, ग्लाइसाइल, और इसके बाद इसका पूरा नाम तो ALANINE, ये हो जाएगा इसका नाम ग्लाइसाइल एलानाइन, ठीक है। और इसे शॉर्ट फॉर्म में कभी कभार जब हम बायो पढ़ते हैं, जो बायो लिए उनको मालूम होगा, बायो, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स जब वहाँ आप पढ़ रहे होंगे बायो में, तो वहाँ आप इसको कैसे पढ़ते थे, GLY, इसके 3 वर्ड्स, और यहाँ पास से इसके 3 वर्ड्स ALA, बस, और ये हो जाता है इसका एक और नेम जो होता है हमारा क्या, साइंटिफिक नेम इसके लिए। चलो तो ये आ जाएगा हमारा प्रोटीन, क्लियर। तो सारे के सारे प्रोटीन इसी तरह फॉर्मेशन होंगे। 2 प्रोटीन को जब आपको बनाना होगा तो सिंपल से वाटर लूज कर देना और उन दोनों को जोड़ देना, और एक हैवियर जो रहेगा उसको आखिरी में लिख देना, और शॉर्टर जो रहेगा उसका नाम थोड़ा पहले लिख देना और जोड़ देना, बस दिक्कत कंप्लीट। और यहाँ से प्रोटीन आप जितने भी टाइप की चाहो तो बना सकते हो, नेमिंग का भी कोई दिक्कत नहीं है। एक स्क्रीनशॉट हो जाए तो मैं फटाक से प्रोटीन के रिस्पेक्ट में फिर आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है। वैसे भी बहुत ज़्यादा अभी पढ़ना है यार। चलो तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में पढ़ते हैं। हाँ एक चीज और, अरे मिटा दिया, अरे यार चलो कोई बात नहीं, बना लेते हैं। ज्यूटर आयन का एक बहुत इफेक्ट आता है, JWITTER, ज्यूटर आयन पूछा जाता है एग्जाम में, क्या होता है। बाकी ऊपर वाले स्ट्रक्चर शायद ही पूछेगा, बट ज्यूटर आयन के आने के मेरे हिसाब से चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि 10 सालों में ना 3-4 बार आया है, तो वैसे कितना है 50% चांसेस है आने के। चलो अल्टरनेटिव सालों में आते रहता है, बट इस साल का पता नहीं मेरे को। नेक्स्ट आता है ज्यूटर आयंस। क्या होता है ज्यूटर आयंस को, एक स्ट्रक्चर से समझो आप लोग, CH2 और यहाँ NH2 और यहाँ COOH के हिसाब से। अब यहाँ पास का जो एक हाइड्रोजनवा होता है, ये हाइड्रोजनवा, ठीक है, और एक हाइड्रोजनवा कैसे लगा है, एक हाइड्रोजनवा यहाँ लगा है। यहाँ पास का जो कार्बोक्सिलिक एसिड को और सिंपल से अच्छी तरीके से बनाऊं तो इसको कैसे बना सकता हूँ, इस तरीके से बना सकता हूँ। ये वाला क्या होता है, ऐसे निकलता है
और इसके कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आता है और ये हाइड्रोजन उठ करके यहाँ पास आकर के अटैच हो जाता है और बनता क्या है, हमारे पास फाइनल स्ट्रक्चर कम्स टू बी अ लाइक दिस NH3। ठीक है, यहाँ पास एक गलती मत करो, आर ही जोड़ो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हम किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के लिए नहीं बता रहे हैं, सब के लिए, तो आर कैन बी एनीथिंग। चलो, तो यहाँ पास हमारे पास क्या बन जाएगा, CHR और यहाँ पास है COO। ठीक है, और O नेगेटिव और यहाँ पास एक चार्ज चढ़ा और यहाँ पास एक चार्ज चढ़ा नेगेटिव और एक साइड पॉजिटिव, और इसी को बोला जाता है जो डाइपोलर स्ट्रक्चर यहाँ फॉर्मेशन हुआ है, यानी यहाँ से भी पोलर है, पीछे साइड से भी पोलर, आगे पीछे दोनों साइड से पोलर है, और इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है ज्वेटर आयन। दोनों साइड से आप रिएक्ट करवा सकते हैं इसको। तो ये कि ज्वेटर आयन के फॉर्मेशन करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया हो तो फटाक से आगे बढ़ते जाए। इसमें हो गया। नेक्स्ट चीज आती है, हम अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं ताकि हमारा कोर्स आगे बढ़ सके, फिर कोर्स कंप्लीट भी हो सके। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर कैसे एग्जिस्ट करते हैं? प्रोटीन स्ट्रक्चर प्राइमरी PRIMARY प्राइमरी, सेकेंडरी SECONDARY सेकेंडरी, टर्सरी TERTIORY। ठीक है, टर्सरी की मेरी स्पेलिंग बार बार गलत हो जाती है, चेक कर लेना। टर्सरी, इसके बाद क्वाडनरी QUADNARY। ठीक है, चलो क्वाडनरी। तो ये आ जाएंगे चार। प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को हम मेनली इन चार स्टेजेस में डोनेट कर सकते हैं, प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, टर्सरी स्टेज और क्वाडनरी स्टेज। प्राइमरी मतलब 1 2 3 4। चलो, एक तरह से फ्लोर टाइप का है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम प्रोटीन की क्या स्टडी करते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम प्रोटीन की स्टडी करते हैं कि भैया प्रोटीन में किस तरीके का एमिनो एसिड जुड़े हैं। AMMINO एमिनो एसिड्स का क्या है? एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ किस सीक्वेंस में जुड़े हैं। सीक्वेंस लिखो, एक सुंदर सा वर्ड है SEQUENCE, सीक्वेंस में जुड़े हैं। एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड के साथ किस सीक्वेंस में जुड़ा है, उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो प्राइमरी स्टेज में करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी स्टेज में एक कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट। सेकेंडरी स्टेज में क्या करते हैं हम? सेकेंडरी स्टेज में सिर्फ किस तरीके का ये जो हमारे पास एमिनो एसिड जुड़ करके क्या बना रहे हैं? शेप, SAPE शेप। ठीक है, SHAPE होता है शेप। सॉरी यार, दे अच्छी स्पेलिंग तो भैया मेरे से ना सुधर पाएगा। SHAPE शेप, किस तरीके का शेप या स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर रहे हैं उसकी स्टडी हम करते हैं सेकेंडरी स्टेज में। ठीक है, टर्सरी स्टेज क्या आता है? टर्सरी स्टेज एक तरीके से थोड़ा सा भारी भरकम है, इसको समझना जरूरी है क्योंकि इसी से क्वेश्चन आएगा, इन दोनों स्टेज से नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा टर्सरी से। तो टर्सरी को स्टार पॉइंट बनाना चाहो तो बना सकते हो। टर्सरी में क्या होता है, हमारे पास जो प्रोटीन है, प्रोटीन से एक पॉलीमर है एमिनो एसिड, तो हमारे पास जो एमिनो एसिड है, हाँ ये शेप में दो इंपॉर्टेंट शेप के बारे में लिख लो। एक कंफ्यूज करता हूँ क्या आप लोग को? मैं करता हूँ यार, अरे बाप रे, पैर यहाँ तक छिला लिया। चलो, तो दो शेप है इंपॉर्टेंट, एक होता है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिक्स स्ट्रक्चर, और दूसरा होता है बीटा SHEETED सीटेड, बीटा प्लेटेड सीटेड स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो प्लेट यहाँ जोड़ लो, PLATED, बीटा प्लेटेड सीटेड स्ट्रक्चर इसका नाम है। तो ये दो स्ट्रक्चर्स में मेनली प्रोटीन एग्जिस्ट करता है, जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, दूसरा प्लेटेड स्ट्रक्चर, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। तो जो हमारा शेप होगा या तो हेलिक्स के फॉर्म में होगा, आपको मैं जब अभी आगे जाकर के DNA पढ़ाऊंगा, यानी एक के बाद एक दूसरे के साथ क्वाइल्ड फॉर्म में होंगे तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को शो करेगा, और अगर बीटा सीटेड स्ट्रक्चर है तो वो कुछ बीटा प्लेटेड सीटेड स्ट्रक्चर, तो वो किस तरीके से होंगे, ये आपको नेट दिख रहा है, बस इस तरीके का समझ आ गया। तो इस तरीके से दो स्ट्रक्चर, कौन सी स्ट्रक्चर एमिनो एसिड्स को जोड़ करके बनाया गया है उसकी स्टडी हम सेकेंडरी स्टेज में करते हैं। क्लियर है? वीडियो क्लियर है? चलो, नेक्स्ट चीज जो आती है हमारे पास टर्सरी। टर्सरी में क्या करते हैं? टर्सरी इंपॉर्टेंट है। टर्सरी में हम पढ़ते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। जो हमारे पास क्या प्रोटीन्स हैं, वो प्रोटीन्स कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, मतलब किसके थ्रू जुड़े हुए हैं?
कैसे जुड़ते हैं वैसे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ते हैं, हाइड्रोजन BOND बॉन्डिंग के थ्रू फॉर्मेशन होता है इनमें। एक दूसरा क्या फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा? प्रोटीन्स में सल्फर डाइसल्फर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। एक चीज और आता है, इसके बाद वंडर वॉल फोर्स आता है, VAN वंडर वल वाल WALL वाला नहीं, फिजिक्स वाला नहीं, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक ELECTRO इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये तीन चार स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके थ्रू वो जुड़े होते हैं, और ये हम पढ़ते हैं टर्सरी। और यहीं पास एक और टर्म मैं आपको समझाते चलता हूं कि बाकी जाकर के वो टॉपिक मेरे को आगे पढ़ाना ना पड़े, वो होता है डीन्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। यहीं से समझ के चलो। अरे यार कैप कहां फेंक दिया? डीन्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है? डीन्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन, न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन। व्हाट इज डीन्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन? डीन्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन का मतलब होता है कि जो हमारे पास सेकेंडरी और टर्सरी यानी 2 डिग्री और 3 डिग्री जो प्रोटीन होते हैं वो हीटिंग अप्लाई करने पर ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को बोला जाता है डीन्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन। मतलब डीन्यूट्रिएट हो जाना, मतलब अपनी न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टी को खो देना। और इसी का एक सुंदर सा सटीक एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन अभी पूछ रहा हूं बट आंसर बाद में बताऊंगा। वो होता है कि जब हम अंडा उबालते हैं तो अंडा उबलने के बाद अंडा अंदर से हार्ड हो जाता है। उस अंदर का क्या होता है, हार्ड चीजें हार्ड हो जाती है। तो उसका पानी कहाँ गया? अंडा में तो वैसे पानी होगा, फोड़ के देखना पानी निकलेगा, बट बाद वो पानी कहाँ गया? वो आंसर आपको डीन्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन से मिलेगा, जो कि मैं अभी हिंट दे रहा हूं, आप सोच के रखो। चलो आखिरी में बताएंगे उसको। आंसर हो गया। तो मेनली 4 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फर बॉन्डिंग, वंडर वॉल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। 2 डिग्री और 3 डिग्री में ब्रांचिंग ज्यादा बढ़ जाती है। ब्रांचिंग बढ़ जाने के कारण हीट जैसे ही अप्लाई करते हैं तो ब्रेक डाउन हो जाता है। हमने पहले से ही शुरू से पढ़ा था एग्जाम में, जब हम पढ़ रहे थे, ये स्टार्ट भी नहीं किए थे ये सारी चीजें, ऑर्गेनिक का बेसिक जब पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि जितना ज्यादा ब्रांचिंग बढ़ेगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही घटेगा, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, सॉरी थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल जैसे ही टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो ब्रांचिंग होने के कारण क्या जल्दी जल्दी टूट जाते हैं सारे ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग बढ़ने के कारण ये आसानी से टूट जाता है, इसी कारण हम बोलते हैं 2 डिग्री और 3 डिग्री जल्दी न्यूट्रिएट होता है। और 1 डिग्री में तो कोई ब्रांचिंग है ही नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो तो क्वार्टनरी समझ आए। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में हम इन किस मोड से अटैचमेंट हुआ है उसको पढ़ाई करते हैं। और इसके बाद क्वार्डनरी जो स्ट्रक्चर आता है, क्वार्डनरी में सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ किस तरीके का FOLDING फोल्डिंग हुआ है उस चीज को जब हम पढ़ते हैं फाइनल, और किस तरीके का जो हमारे पास एक तरीके से बोल सकते हो सेट, SHETH सेट, ठीक है, किस तरीके के सेट की अरेंजमेंट हुआ है। देखो अमीनो एसिड्स मेनली क्या होते हैं, जो अमीनो एसिड्स एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ जुड़ा है वो हमेशा एक स्ट्रेट चेन में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक वन चेन में एग्जिस्ट करते हैं। बट अगर हो सकता है ये अमीनो एसिड एक अमीनो एसिड एक अमीनो एसिड एक अमीनो एसिड इस तरीके से जुड़ने के बाद इसके नीचे भी जस्ट इसी तरीके का पैरेलल में अरेंजमेंट हो या किसी तरीके का अरेंजमेंट हो, जैसे हमने बीटा सीटेड स्ट्रक्चर के लिए प्लेटेड स्ट्रक्चर के लिए बात किया, उसी तरीके से इसके नीचे में भी ए प्रेजेंट हो। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या क्वार्डनरी स्ट्रक्चर्स में पढ़ेंगे, क्वार्डनरी स्टेज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारे पास क्वार्डनरी। तो किस तरीके का अटैचमेंट है, मतलब किस तरीके का उसमें फोल्डिंग हुई है चीजों की, तो हम पढ़ते हैं क्वार्डनरी में। चलो तो ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार हो सकता है सब बल्ज हो गए हैं एक साथ, तो एक बार सबको रिवीजन करवा देते हैं तो क्लियर हो जाए। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या पढ़ते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में जुड़े हैं उसको बताते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में किस तरीके का शेप बनाया है, अल्फा हेलिकल बनाया है कि बीटा सीटेड स्ट्रक्चर, उसको देखते हैं। टर्सरी में क्या देखते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री किस तरीके का अरेंज हुआ है, H बॉन्डिंग H2 वंडर वॉल, ये सारी चीजें। क्वार्टनरी में किस तरीके का फोल्डिंग हुआ है, यानी किस तरीके का वो सीड की फॉर्मेशन की है या स्ट्रक्चर फाइनल स्ट्रक्चर किस तरीके की फॉर्मेशन की हुआ, क्वार्टनरी में देखेंगे। एक स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब नेक्स्ट चीज जो आती है हमारे पास, 2 और प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। देखिए इसका फटाक से स्क्रीनशॉट हो गया हो तो
इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चीजें जो आती है यहाँ पास ऐसे, फिर इसके बाद क्लियर करते हैं थोड़ा सा। दो टाइप्स के और प्रोटीन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एक होता है हाँ चलो, तो एक चीज आती है हमारे पास, दो टाइप्स के प्रोटीन एग्जिस्ट करते हैं अगर उनके मिली हमारे यूज के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। एक होता है फाइबरस प्रोटीन, FABROUS फाइबरस, PROTEIN प्रोटीन, और दूसरा होता है ग्लोब्यूलर, GLOUBULAR ग्लोब्यूलर प्रोटीन। चलो, तो ये दो टाइप्स के प्रोटीन्स एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है फाइबरस, ये एच मत समझना यार, चलो फाइबरस प्रोटीन, दूसरा होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइबरस प्रोटीन्स कौन से प्रोटीन्स होते हैं? फाइबरस प्रोटीन्स ऐसे टाइप के प्रोटीन्स होते हैं मेनली जो कि फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करें। फाइबर लाइक स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करें, वो फाइबरस प्रोटीन के अंदर आते हैं। इनमें जो हमारे पास पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड्स की अरेंजमेंट भी होती है, वो एक क्या होती है? पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल होती है, LLAL आई थिंक सो। चलो पैरेलल होती है क्या? जो पेप्टाइड्स, एक पेप्टाइड मान लेते हैं ये है हमारे पास, दूसरा पेप्टाइड ये है, तो ये पेप्टाइड एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट होंगे, फिर उसके नीचे जो प्रेजेंट होगा पैरेलल। जैसे कि यहां मैंने बनाया है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। क्या ये ऐसे एकदम क्रिस्पी टाइप के थोड़ी ना कि ये घुसे जा रहे हैं, नहीं घुस रहे हैं, तो एक दूसरे के सारे पेप्टाइड है, तो ये ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा फाइबरस प्रोटीन्स में। और ऐसे टाइप्स के प्रोटीन्स को क्या बोला जाता है? जो फाइबर्स की तरह बिहेव करे या स्ट्रॉन्ग प्रोटीन माने जाते हैं, उसे फाइबर प्रोटीन बोला जाता है। इसका एग्जांपल है मायोसिन और केराटिन। केराटिन और दूसरा मायोसिन, दो टाइप्स के प्रोटीन सबसे ज्यादा फेमस है इसके अंदर। तो एक दो एग्जांपल्स हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आता है ग्लोबुल। हाँ, इसका एक और चीज लिख लेना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते यार, इनसॉल्युबल हैं, SOLUBLE, इनसॉल्युबल। क्या है? इनसॉल्युबल, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। चलो, कई बार पूछ देता है कि विच प्रोटीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, और उसके दो तीन एग्जांपल लिखो, तो आप लिख देना फाइबरस प्रोटीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, केराटिन एंड मायोसिन्स आर इट्स एग्जांपल। नेक्स्ट आ जाता है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स का जस्ट उल्टा लिख देंगे, सॉल्युबल होते हैं भैया। पहली चीज आ जाती है, हम इंसानों में जरूरी है, हम इंसानों के लिए, ठीक है, दोनों ही प्रोटीन्स हमारे लिए जरूरी है। चलो, तो एक पहली चीज आ जाएगी सॉल्युबल, दूसरा ये पैरेलल प्रेजेंट है, तो ये पैरेलल नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है, उल्टा जस्ट लिखते हैं। ये किस तरीके से होता है? ये चैन में प्रेजेंट होता है। हमने बोला कोई चैन वाला स्ट्रक्चर इसमें नहीं होगा, मतलब ये इसके साथ जुड़ा नहीं होगा, ये इसके साथ नहीं जुड़ा होगा, बट यहां जुड़ा होगा, यहां जुड़ा होगा। ये एक चैन जैसे आपको दिखता है ना, एक चैन, दो चैन, ठीक है, इसके बाद ये, इसके बाद ये और ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ क्रिस क्रॉस आपको दिखता है ना, कैसे एक मकड़ी का जाला देखना, तो ये एक तरीके से चैन में जुड़ा है, फिर वो उसके बाद चैन में, तो सारे के सारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स उसी तरीके से होते हैं। ये पहले सॉल्युबल होते हैं, दूसरा चैन में एग्जिस्ट करते हैं, और तीसरी बात इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल लिख दो, इंसुलिन, INSULINE, इंसुलिन। तो चलो फिलहाल सभी लोग का मुंह खोलते हैं, अरे आंख खोलते हैं और कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है, ये है कि एक ऐसा टाइप्स के एसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब सबसे पहले बताओ एसेंशियल अमीनो एसिड होते क्या हैं? हाँ, ठीक है, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। हाँ, चलो, तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड्स ऐसे टाइप के एसिड्स जो हमारी बॉडी खुद नहीं प्रिपेयर कर सकती, वो हमें इनटेक करना पड़ता। एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल आ जाएगा सिंपल सा, इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे जो हमारी बॉडी खुद नहीं प्रिपेयर कर सकती, वो है जैसे कि क्या है, अरे एस्परिक एसिड हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकती, ठीक है। इसके बाद आया जाएगा ल्यूसीन, हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकती, कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकती है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट आता है, एक और क्वेश्चन पूछता हूं इसी सभी में से, हाँ, कि प्रोटीन कैसे बनते हैं, प्रोटीन्स में कौन सा लिंकेज होता है? प्रोटीन्स में सिंपल सा भैया पेप्टाइडिक लिंकेज होता है। तो ग्लूकोज में कौन सा लिंकेज होता है? एक ग्लूकोज दो ग्लूकोज को जोड़ूंगा तो कौन सा लिंकेज के थ्रू जोड़ेंगे? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। ये चीजें थोड़ी छोटी चीजें हैं, याद रखना, आगे काम ही आएंगी, ठीक है। इसी के रिस्पेक्ट में मैं एक दो क्वेश्चन भी आपसे पूछता हूं, एग्जाम में आ चुके हैं,
हाँ, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स किसके थ्रू जुड़े होते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन यानी एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन के थ्रू किसके थ्रू जुड़ेगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर अभी मैं बता के आया हूं, किसके थ्रू? पेप्टाइडिक लिंकेज। मैंने बोला ना एक प्रोटीन कैसे जुड़ेगा? पेप्टाइडिक लिंकेज। चाहे अमीनो एसिड्स को जोड़ने की बात करो, पेप्टाइडिक लिंकेज। दो बड़े बड़े प्रोटीन को जोड़ने की बात करो, पेप्टाइडिक लिंकेज। नेक्स्ट चीज क्वेश्चन आता है, इसी में दिया है क्रॉस लिंकिंग ऑफ पेप्टाइडिक चैन। पेप्टाइडिक चैन अब बताओ किससे जुड़ा होता है? हमने तो बोल दिया कि दो प्रोटीन्स, दो पेप्टाइड किससे जुड़े होते हैं? दो पेप्टाइड जुड़े होते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड जुड़े होते हैं पेप्टाइडिक लिंकेज के थ्रू। अब बताओ पेप्टाइडिक लिंकेज के अंदर जो आते हैं छोटे छोटे सब्सटेंस, वो किससे जुड़े होते हैं? तो मेनली वो जुड़े होते हैं, इसमें एक और वर्ड ध्यान रखना, क्रॉस लिंकिंग दिया है। क्रॉस लिंकिंग मतलब एक के बाद एक के बाद एक, और ये एक स्ट्रॉन्ग क्रॉस लिंकिंग होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही कॉज करेगी। ठीक है, क्रॉस लिंकिंग के लिए मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीकेस्ट फोर्स है भैया, यहाँ कोई काम का नहीं है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कोई काम का नहीं है। ठीक है, इसके बाद सल्फर बॉन्ड है काम का, ये दोनों चीजें प्रेजेंट है, बट सबसे ज्यादा क्रॉस लिंकिंग में H बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज आती है, वैसे क्रॉस लिंकिंग के लिए चारों चीजें भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, बट सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल H बॉन्डिंग होता है। नेक्स्ट आता है अल्फा हेलिकल फॉर स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर किससे फॉर्मेशन होता है? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो हमने बात किया प्रोटीन में, वो किससे? या तो डीएनए वाला बता दो, दोनों एक ही है। किससे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डीएनए के जो बेसिस रहते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ही थ्रू जुड़ेंगे, याद रखना। नेक्स्ट चीजें बीटा सीटेड स्ट्रक्चर, अभी जब पढ़ के आए हैं, बीटा सीटेड या बीटा प्लेटेड सीटेड स्ट्रक्चर किससे शुरू जुड़े होंगे? बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सल्फर बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। ठीक, चलो तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद स्टडी करते हैं आगे के। कंप्लीट है ना ये? एक चीज और पढ़ लेते हैं जो कि एज प्रोटीन्स के ही अंडर आते हैं, वो चीजें भी। कौन सा चीज है वो चीज है हमारा और आपका प्यारा, हमारे बॉडी में 24 घंटे काम करने वाला एंजाइम, खाने को पचाने वाला एंजाइम। रबर रहा था क्या? चलो प्रोटीन, तो इसमें ENZYME एंजाइम लिख लो। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक टाइप का बायो कैटेलिस्ट है, बायो CATALYST कैटेलिस्ट है, बायो कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट क्या होता है? कैटेलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो बायो कैटेलिस्ट यानी ऐसे टाइप्स के कैटेलिस्ट जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हो। ठीक है, तो बायो कैटलिस्ट ऐसे टाइप्स के कैटलिस्ट होते हैं जो हम ह्यूमंस के, हम एनिमल्स के या प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। वो ऐसे टाइप्स के एंजाइम्स को क्या बोला जाता है? बायो कैटलिस्ट एंजाइम बोला जाता है। और ये भी किसके अंदर आते हैं? प्रोटीन के अंदर आते हैं, क्योंकि एंजाइम्स भी प्रोटीन से ही बने होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स भी प्रोटीन से ही बने होते हैं। जैसे कि मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं, सलाइवा, SLIVA, सलाइवा। सलाइवा हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये क्या है? एक टाइप का एंजाइम है। और ये जो एंजाइम है ये किससे बना होता है? ये एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज से बना होता है, जो कि क्या है? एक टाइप का प्रोटीन है। SLIVERY, सलाइवरी, AMYLIZE। ठीक है, मेरी स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होती है यार, चलो सुधारेंगे। कंप्लीट है, चलो तो ये आ जाएगा। तो बायो कैटलिस्ट भी एक टाइप के प्रोटीन के ही स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे बॉडी में एक तरीके से खाना पचाना, खाना पचाना और एक तरीके से बहुत सारे और एसेंशियल्स काम करते हैं। कई बार तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी किल करने में मदद करते हैं। बायो एंजाइम्स का केस खत्म, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हमारे कोर्स में नहीं है, बायो में आना तो खूब पढ़ेंगे। नेक्स्ट आती है प्रोटीन्स, खत्म, आते हैं विटामिन। VITAMINS, चलो देख लेना। चलो विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स का मैं सिंपल सा आपको बढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ बता दूंगा विटामिन्स होता क्या है, और आपको स्क्रीन पे एक दिख ही जाएगा तुरंत मेरे जस्ट बाद, मेरे आंख को गायब होते ही, आंख नहीं, मैं आंख बंद करूंगा तो दिखेगा। चलो विटामिन्स क्या होता है? विटामिन्स ऐसे टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं जो कि मेनली हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल। ये भी एक टाइप के क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें विटामिन जो हमारे पास होते हैं वो दो टाइप के होते हैं।
इनका टाइप बहुत जरूरी है। एक होता है फैट सॉल्युबल और एक होता है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल, दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से विटामिन होते हैं? ऐसे टाइप्स के विटामिन जो सिर्फ फैट में सॉल्युबल हो। फैट सॉल्युबल विटामिन, उन सभी विटामिन को क्या बोला जाता है? उन सभी विटामिन को फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन ऐसे टाइप्स के विटामिन जो वाटर में से वो सॉल्युबल हो। फैट, अरे भैया पूछोगे फैट क्या है? अरे सिंपल सा एक एग्जांपल देखो ना, जो ऐसे टाइप्स के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि ऑयल हो गया, ऑयल क्या है? एक टाइप का फैटी ऑब्जेक्ट है उसमें। और वाटर, वाटर यानी H2O, सिंपल सा। तो इसके सिर्फ दो ही एग्जांपल है, बी और सी, और बाकी जो बचे वो सारे फैट में जोड़ दो। विटामिन बी और विटामिन सी कौन से आते हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन आते हैं। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है, ECPTION एक्सेप्शन में विटामिन B12, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 के कारण एनीमिया हो सकता है किसी भी इंसान को, यानी खून की कमी। चलो, EXCEPT एक्सेप्शन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन में क्या क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, बी सी तो इसमें आ गया ABC, डी आ जाएगा, ई आ जाएगा, के आ जाएगा। बस इतना ही तो होता है। विटामिन जेड वेड वो हायर के क्लासेस में पढ़ेंगे, तो अभी हमारे में नहीं है। चलो, तो ये आ जाएगा हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन। अरे इसके अलावा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। विटामिन बी और सी सारी चीजें आपको अब स्क्रीन पे दिखेगी, ठीक है? चलो देखो यार, ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, इसमें सारी चीजें एक ग्राफ में लिखा रहा होगा। इधर साइड क्या विटामिन, इधर साइड सोर्स, और इधर साइड क्या लिखा था? इधर साइड लिखा था उसकी कमी। तो ये सारी याद कर लेना, एग्जाम में यही आएगा। कंप्लीट है? चलो यार, बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है। विटामिन कंप्लीट, खत्म खत्म। हॉर्मोन्स खत्म। अरे पढ़ाई नहीं तो कहाँ खत्म? हॉर्मोन्स, HORMONES, हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स एक टाइप के क्या होते हैं? बायो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? बायो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी खुद ही प्रोड्यूस करती है। एनिमल्स की बॉडी खुद ही प्रोड्यूस कर सकती है। अब ये हार्मोन्स की जरूरत क्या पड़ती है? हार्मोन्स की सिंपल सी हमें जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे बॉडी में हर जगह क्या नर्व सेल्स तो प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं? नर्वस सिस्टम, हर जगह नर्वस सिस्टम तो प्रेजेंट नहीं हो सकता। नर्वस सिस्टम यानी नर्व सेल्स, जैसे मैंने यहाँ मारा, अरे बाप रे दर्द हुआ, फिर ये सेंस गया मेरे दिमाग में। बट बॉडी यहाँ तो प्रेजेंट है, बट मैं जब क्या किडनी में मेरे दर्द होगा तो मैं किडनी को खुजला सकता हूँ क्या? नहीं, कि मेरे को पता ही नहीं चलेगा, वहाँ नर्व सेल्स नहीं प्रेजेंट है। तो वहाँ के कौन से काम करते हैं चीजें जो नर्व सेल नहीं प्रेजेंट होने के बाद? अब बोलोगे हड्डी में नर्व सेल प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। तो वहां क्या काम करता है? वहां काम करते हैं यही हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने से केमिकल्स, हार्मोन्स। तो हार्मोन्स एक टाइप के केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में वर्क करते हैं इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाने में। बोलते हैं ना हार्मोन का लोचा हो गया, केमिकल लोचा, तो केमिकल लोचा ये हार्मोन्स का ही होता है। अब जो हार्मोन्स होते हैं सिंपल सा सुन के चलो, ये दो टाइप्स के होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। एक होता है स्टेरॉइड हार्मोन्स, STEROID स्टेरॉइड हार्मोन्स, और दूसरा होता है नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स, नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स। ठीक है, अब पूछोगे स्टेरॉइड हार्मोन्स और नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स। देखो कई बार बोलते हैं ना कि इसके अंदर हार्मोन्स ज्यादा है, इसके कारण इसके बॉडी की डेवलपमेंट ज्यादा हो रही है। तो एक तरीके से हार्मोन्स बॉडी डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। आप सिंपल से बोल सकते हो, यूजेस पूछ देते कई बार एग्जाम्स में, हार्मोन्स के यूजेस लिखो। ठीक है, इसके बाद ये हार्मोन्स दो तरह के, एक होता है स्टेरॉइड हार्मोन, दूसरा नॉन स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन सुनो क्या होता है, उसका जस्ट उल्टा आप खुद से बना लेना। स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या होते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन्स ऐसे टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, HARM, हार्मफुल होते हैं। ठीक है, हार्मफुल। कई ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। देखो बहुत सारी डिसीजेस हैं, जैसे कि हमारे ह्यूमंस में क्षमता कम हो जाती है, तो हम हार्मोन्स को इंटेक करते हैं ताकि हमारी पावर बढ़े बॉडी की। तभी तो हार्मोन्स का जो इंटेक करता है तो उसे ओलंपिक में भी लात मार के भगा देते हैं।
ठीक है। तो हार्मोन्स क्या करते हैं, एक तरीके से पावर को बूस्ट करते हैं। जैसे हम कुछ केमिकल, हीरोइन लिए, गांजा लिए, ड्रग्स लिए, तंबाकू लिए, कुछ भी लिए, तो उसके कारण क्या हुआ, हमारे ये हार्मोन्स में डायरेक्ट, ये हार्मोन्स का क्रिएशन कौन करता है, हार्मोन्स की प्रोडक्शन करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, ENDOCRINE, एंडोक्राइन ग्लैंड, GLANDS ग्लैंड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ देते हैं कि कौन सा ग्लैंड सिक्रिएट करता है, सिक्रिएट करते हैं ये हार्मोन्स को, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड से कुछ एग्जांपल्स लिख लो, जैसे कि लीवर हो गया, लीवर भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर आता है। इसके बाद थैलेमस हो गया, THYLLAMUS, थैलेमस हो गया। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो कि हमारे बॉडी में हार्मोन्स की प्रोडक्शन करते हैं, और हार्मोन्स ज़्यादातर एक्टिविटीज हमारे बॉडी के कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं। जैसे सेक्स रिलेटेड एक्टिविटीज हार्मोन ही कंट्रोल करते हैं। इसके बाद हमारी डाइजेशन रिलेटेड एक्टिविटीज को भी हार्मोन क्रिएट करने में मदद करते हैं। इसके तरीके से हम कोई चीज, जैसे फीलिंग है हमारे अंदर, जो फीलिंग आ रही, लव की फीलिंग, या फिर एक तरीके से सेंसिटिव फीलिंग, दुख की फीलिंग, सारी की सारी चीजों का कारण ये हार्मोन है, हार्मोन, ठीक है। क्योंकि यही दिमाग को लोचा करते हैं, और दिमाग बोलती है कि भैया तू रो, अब तू रो। ये तो हार्मोन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हार्मोन्स इंसान में नहीं रहेंगे तो एक तरीके से आप बोल सकते हो इंसान की फीलिंग ही खत्म हो जाएगी। तो मैं बायो में ज्यादा नहीं घुसूंगा, आप सिंपल से समझ लेना। स्टेरॉइड हार्मोन्स ऐसे टाइप के हार्मोन्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स से ऐसे टाइप के हार्मोन्स होते हैं जो हमारे लिए बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, ठीक है, सिंपल सा, नॉट हार्मफुल, नॉट हार्मफुल, नॉट हार्म। तो जैसे केमिकल्स आ गए, हीरोइन, गांजा, ड्रग्स, ये सारे के हार्मोन्स ही हैं, ठीक है, प्रिपेयर्ड हार्मोन्स हैं। तो ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल रहते हैं। नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स के भी कुछ एग्जांपल, जैसे कि आया जो हमारी बॉडी खुद ही सीक्रेट करती है, तो बाइल जूस जैसे हो गया, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मोन का परेशान नहीं करते हैं। चलो, तो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, हार्मोन्स भी कंप्लीट। नेक्स्ट चीजें आती है हार्मोन के बाद जो हमें देखना था, न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद ये चैप्टर है कंप्लीट, न्यूक्लिक एसिड। तो लिखो न्यूक्लिक एसिड, और कंप्लीट करते हैं आखिरी टॉपिक को आज का। NuClIC, न्यूक्लिक ACID, न्यूक्लिक एसिड। व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? बायो वाले को तो खुद ही पता होगा। चलो, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड एक टाइप का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है सेल्स का, ठीक है। सेल न्यूक्लियस, NuClIUS, न्यूक्लियस का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है? न्यूक्लिक एसिड। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो मेन चीज प्रेजेंट होता है, जो एक जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है, उसे बोला जाता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मेनली क्या, DNA इसमें आता है, दूसरा RNA इसी में आता है, और ये दोनों जेनेटिक मटेरियल है। GENETIC जेनेटिक, MATERIAL मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल का मेकअप कौन करता है? मेकअप यानी थोबड़ा कौन सजाता है? ये न्यूक्लिक एसिड सजाते हैं, यानी DNA और RNA फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लिक एसिड होते हैं। चलो, तो सिंपल से समझते हैं न्यूक्लिक एसिड में जो हमारे पास DNA या RNA होते हैं वो क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा। देखो, DNA और या फिर RNA हो, कोई सा भी चीजें हो, वो मेनली तीन चीजों से मिलकर बना होता है। या तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो, DNA को बनाने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत है, या फिर DNA को तोड़ोगे तो हमें तीन चीज मिलेगी। सिंपल से कुछ भी समझो, तो DNA को बनाने के लिए हमें तीन चीज की क्या क्या जरूरत है? नाइट्रोजनस बेसेस, नाइट्रोजनस बेसेस एक तो जरूरत है। दूसरी चीज क्या जरूरत है? दूसरी चीज हमें जरूरत है पेंटोस शुगर, PENTOSE, पेंटोस शुगर। तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। अब उससे पहले ये समझो यार, मैं सिंपल से जल्दी जल्दी में आगे भाग गया। DNA होता क्या है? DNA एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड है, या फिर एक टाइप का जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल का अर्थ समझो, जेनेटिक मटेरियल यानी होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो, एक कैरेक्टर्स या एक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन सिंपल से समझो, जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो DNA आता है वो क्या है? एक इंफॉर्मेशन है।
जैसे हमारे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन किसके फॉर्म में स्टोर रहती है, डाटा के फॉर्म में स्टोर रहती है, केबी एमबी इन सभी के फॉर्म में। और हमारे मम्मी पापा के जो कैरेक्टर्स रहते हैं कि बच्चा इंटेलिजेंट होगा कि नहीं, वो डीएनए और आरएनए के फॉर्म में स्टोर रहता है। ठीक है, आरएनए वैसे ट्रांसमिट हम ह्यूमंस में नहीं रहता है, बट बाद ज़्यादातर एक्टिविटीज आरएनए भी कंडक्ट करता है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं हमारे बॉडी में डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट है, बट हमारी बॉडी डीएनए से बनी है। ठीक है, और जो बैक्टीरिया चीजें रहती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन सभी में आरएनए ज्यादातर प्रेजेंट रहता है। चलो, तो डीएनए क्या है, डीएनए डाई न्यूक्लिक एसिड की तरह बिहेव करता है, यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी डायराइबोज शुगर, यानी यहाँ 2 शुगर प्रेजेंट होता है। 2 शुगर मतलब इसमें 2 पेंटोस शुगर प्रेजेंट होंगे, एक ये पेंटोस शुगर की चैन, दूसरी ये पेंटोस शुगर की चैन। ये हो गया हमारा डीएनए। और आरएनए में सिंपल एक चैन, बाकी बगल में कुछ है ही नहीं है। ये आ जाएगा डीएनए का सिंपल सा नॉर्मल स्ट्रक्चर लुल्लू फुल्लू सा, और ये आरएनए का नॉर्मल सा स्ट्रक्चर लुल्लू फुल्लू सा। क्लियर, ये दोनों चीजें। अब इसके बाद आ जाती है डीएनए का हमने बैकअप कर लिया। डीएनए मेनली हेलिकल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, यानी इस तरीके के, और आरएनए भी कुछ इसी तरीके के एग्जिस्ट करते हैं, बट सिंगल एक ही स्टैंड क्या रहता है, सिंगल एक ही स्टैंड प्रेजेंट रहता है। तो बेचारा ये एक आधी सीढ़ी के तरह दिखते हैं। चलो, हेलिक्स मतलब होता है सीढ़ी। तो एक तरीके से आपको सीढ़ी नहीं दिख रही है, इधर से चढ़े फिर घूम घूम के जो गोल गोल घूमने वाली सीढ़ी रहती है, उस तरीके से। हाँ, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर इसे को बोला जाता है। जो प्रोटीन भी होते हैं ना, तो कुछ प्रोटीन्स इसी तरीके के शेप में एग्जिस्ट करते हैं, अल्फा हेलिकल प्रोटीन्स। तो ये हमने बात किया पेंटोस ग्रुप। दूसरा पेंटोस शुगर एक प्रेजेंट रहता है इनमें। दूसरा नाइट्रोजनस बेसिस सबसे पहले कंडक्ट करते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस में 2 चीज आती है, एक तो एडानिन, दूसरा गुआनाइन। ठीक है, एडानाइन, गुआनाइन, AG, या फिर इसको कैसे समझो, हाँ AGCT। ठीक है, AGCT। AG सुनो ना, सीटी बंद कर दो, कुकर, अरे कुकर सीटी दे रहा है, बंद कर दो कुकर। चलो, या फिर इसे आप ऐड छत्तीसगढ़ समझ सकते हो, छत्तीसगढ़ से याद रख सकते हो। 2 तरीके हैं जिससे याद रखना हो तो याद रखो। A और G का क्या, यहाँ पास से आपको क्या समझ आ जाएगा, यहां से समझ आ जाएगा कि जो हमारे पास प्यूरिन्स में बिलोंग करेंगे, यहां पर जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए। एक होता है हमारा क्या, प्यूरिन, PURIN प्यूरिन, दूसरा पिरामिडिन्स। ठीक है, प्यूरिन्स में क्या आता है, A और G आता है, यानी मैं सिर्फ नाम बोलूंगा, जगह कम है। A यानी एडानाइन, G यानी गुआनाइन, A फॉर एडानाइन, G फॉर गुआनाइन, ये बिलोंग करेंगे प्यूरिन्स में। और पिरामिडिन्स में कौन से बिलोंग करेंगे, C और T, क्या है, साइटोसिन एंड थायामीन। ये नाम याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में यही आएगा। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक विटामिन है पार्ट 2 में, और एक है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चंस 100% इन्हीं 2 टॉपिक से पूछेंगे। ठीक है, चलो, तो आ जाएगा C फॉर साइटोसिन, T फॉर थायामीन, T फॉर थायामीन। और आरएनए में सिर्फ एक ही डिफरेंस आ जाता है कि आरएनए में किसके स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। आरएनए में सिर्फ एक ही डिफरेंस आ जाता है कि उनमें T नहीं प्रेजेंट होता है, T नॉट प्रेजेंट, उसकी जगह U प्रेजेंट। U क्या है, यूरासिल, U फॉर यूरासिल। यूरासिल प्रेजेंट होता है, थायामीन प्रेजेंट नहीं होता है। और डीएनए में थायामीन प्रेजेंट होता है, यूरासिल नहीं प्रेजेंट होता है। और ये क्वेश्चन तो मैं बोल सकता हूँ भैया हर साल आया है एक तरीके से किसी ना किसी सेट में। चलो, हो गया। हाँ, अब नेक्स्ट चीज आता है डीएनए और आरएनए के बाद में इतना समझने के बाद नाइट्रोजनस बेसिस, उसको समझते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस एक दूसरे के साथ किस तरीके से लिंक होते हैं। ए हमेशा टी के साथ जुड़ेगा, ठीक है, और सी हमेशा जी के साथ जुड़ेगा। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे। किसके थ्रू जुड़े होते हैं, मैंने पहले ही बताया था, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये चीजें भी काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो इंपॉर्टेंट है।
3 हाइड्रोजन बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद नेक्स्ट चीजें आती हैं, हमने ऑलमोस्ट नाइट्रोजनस बेसिस में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको कवर कर लिया है। अब नाइट्रोजनस बेसिस के बाद आता है, वैसे ऑल थ्रू सारे के सारे क्या होते हैं, बेस होते हैं, कोई ना कोई बेस है। इसके बाद पेंटोस शुगर में, पेंटोस शुगर का सिंपल से एक कट ऑफ करो इसको यार, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बनाते हैं स्ट्रक्चर। आगे बढ़े, चल। तो अब सिंपल सा हो गया होगा, तो मैं सारी चीजें रब करके अब स्ट्रक्चर समझा दूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में तो ऑल थ्रू बहुत कम ही पूछते हैं, बट पूछ देगा तो भैया तो आपके 3 मार्क्स चले जाएंगे, आता है डायरेक्ट 3 मार्क्स का। हो गया, चलो। तो सिंपल सा बनाओ, आपके पास जो फ्रक्टोज होता था वही, ये किससे है, इसे पेंटोज, PENTOS, पेंटोज शुगर बोला जाता है। और शुगर क्या है, एक टाइप का फ्रक्टोज वाला शुगर है। चलो सिंपल सा, हम ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, चीजें समझते हैं। ये हो गया, मेरे पास बन गया, बट इसमें ना थोड़ा सा चेंजेस करना है। पेंटोज शुगर में ना सिर्फ और सिर्फ 5 ही कार्बन रहेंगे। ठीक है, तो पहला कार्बन मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4, और यहाँ पास ले जा करके 5वां कार्बन। आखिरी में जो हम लगाते थे CH2OH यहाँ लगा देते हैं, और बाकी पहले कार्बन पे क्या जुड़ा होगा, पहले कार्बन पे बेस जुड़ा होगा, क्योंकि बोला जाता है ना बेबी को बेस पसंद है, तो पहले कार्बन पे बेस ही जुड़ा होगा। और बाकी जो जिसके नीचे जो बचा जोड़ दो, OH, एक OH यहाँ जोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक हाइड्रोजन यहाँ। ये बन गया प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, कई बार एग्जाम में ना 2 चीजें से कंफ्यूज करेगा आपको। एग्जाम में ये नहीं बोलेगा कि आप DNA का एक बेस्ट स्ट्रक्चर बना, मतलब कंप्लीट स्ट्रक्चर बना के आपको, वो तो या तो बोलेगा दो, एक टेक्निकल टर्म्स है, न्यूक्लियोसाइड बोलेगा, या तो यूज करेगा NucLeSide न्यूक्लियोसाइड, और एक होता है न्यूक्लियोटाइड NucLitTide न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन होता है जब बेस पहले कार्बन के साथ अटैच हो, उसे बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड, तब फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पहला कार्बन के साथ जब बेस जुड़ता है तब न्यूक्लियोसाइड बनता है। अगर इसी में मैं क्या कर देता हूं, यहां पास लिखता हूं, और अगर हमारे पास यहाँ पास का भी वैसे एक टाइप का ये फ्रक्टोज वाला ही स्ट्रक्चर था ना। ठीक है, यहाँ पास जो बेस नहीं जुड़ा था तो यहाँ क्या जुड़ा था, CH2OH जुड़ा था। ओ हमने एक मुंडा काट करके उसको भगा दिया, जा भाई तू क्या मिथेनॉल बना करके निकल जा, बना करके कि वो निकल गया। नेक्स्ट चीजें जो आती है, हमने यहाँ बेस जोड़ा और यहाँ पास से ये स्ट्रक्चर को बोला जाता है, इतने स्ट्रक्चर का एक स्क्रीनशॉट ले लो, न्यूक्लियोसाइड हो गया। अब मैं मिटा रहा हूँ, अब मैं थोड़ा सा चीजें चेंज करूंगा, यहाँ पास के भी चीजों को क्या कर दूंगा, थोड़ा सा CH2 जो है हमारे पास, फिर इसके बाद O और ये H है। ठीक है, यहाँ पास के मैं H को हटा दूंगा, और H को हटाने के बाद हमारे पास पेंटोज शुगर ये हो गया, फॉस्फेट ये नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस NOUS नाइट्रोजनस बेसिस ये हो गया। 2 चीजें जुड़ गई। अब मैंने बोला था DNA 3 चीजों से बनकर के बना होता है, या RNA भी 3 चीजें। क्या फॉस्फेट ग्रुप अभी नहीं जोड़े हैं, फॉस्फेट ग्रुप, तो यहां जोड़ो ना फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप का फॉर्मूला होता है PO3, जोड़ दो। तो यहाँ पास से फॉस्फोरस, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो, और ये बन गया आपका न्यूक्लियोटाइड, NucLitide न्यूक्लियोटाइड्स। एक है तो न्यूक्लियोटाइड, 2 है या 2 से अधिक है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये भी एक क्या है, पॉलीमर है। पॉलीमर, अगर चैप्टर इसके बाद वाला पॉलीमर अब पढ़ाया ना मैं, तो वहां तो मजा ही आ जाएगा। चलो, तो ये 3 चीजें से हमें जोड़ करके बनाना था, तो हमने जोड़ दिया। फॉस्फेट ग्रुप भी, और फॉस्फेट ग्रुप किससे जुड़ेगा, 5वें कार्बन से जुड़ेगा। हमेशा चीजें यही पूछा जाएगा एग्जाम में, आपको एकदम बेसिक पूछा जाएगा। ठीक है, जो बेसिक है पूरा जो मालूम है उसको आप बना लोगे, वो नहीं पूछेगा। तो पूछेगा कि बेस कौन से कार्बन के साथ जुड़ता है, पहले कार्बन के साथ। इसके बाद जो क्या है फॉस्फेट ग्रुप है, वो किसके साथ जुड़ता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है कौन से, 5वें कार्बन के OH के साथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। चलो
कंप्लीट, स्क्रीनशॉट हो गया। चल, तो ये आ जाएगा आपका डीएनए का कंप्लीट स्ट्रक्चर। अगर डीएनए का स्ट्रक्चर चाहते हो तो ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक सिंपल आरएनए है बोल सकते हो, ठीक है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। और अगर यही मैं इसी साइड से इधर से ओ खाली है, इधर साइड से और इसी टाइप के स्ट्रक्चर्स को मैं जोड़ते चले जाऊं तो मेरे को डीएनए मिल जाएगा। तो डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर फिलहाल हम नहीं बना के दिखाएंगे। अगर आपको डिटेल में ही देखना है तो हमारे पुराने लेक्चर्स आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये आ जाएंगे आपके पास इस तरीके का स्टैंड जो कि जुड़ करके डीएनए फॉर्मेशन करेगा, डीएनए। और आरएनए का मैंने पहले ही बताया, सिर्फ एक ही स्टैंड होगा और ये कुछ इस तरीके से होगा। हाँ, अब एक वो बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि ये सारी चीज़ों को कंप्लीट होने के बाद इसको स्टार पॉइंट करके आप लिखना कि डीएनए और डीएनए का पहली बार स्ट्रक्चर किसने दिया था। तो उसका डीएनए का पहली बार स्ट्रक्चर वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। किसने? वॉटसन एंड क्रिक, दो साइंटिस्ट थे, वॉटसन और दूसरा क्रिक। तो वॉटसन और क्रिक ने मिलकर के बताया था कि डीएनए का पहला स्ट्रक्चर कैसा है, हेलिकल शेप में होता है। यानी आप एक रास्ते के बीच में खड़े हो जाओ चौराहे में, वहां से 4 रोड जाती हैं और उन चारों रोड के बाद फिर एक रोड और चौराहा आता है जहाँ पास वो 2 रोड वापस मिलती हैं। तो ऐसे टाइप की स्ट्रक्चर उन्होंने बताया था। माने उन्होंने बोला कि ये क्या है, रोड की तरह होता है, ठीक है, जहां पास से एक एट अ पॉइंट से जहां ओरिजिन है वहां पास से 4 रास्ते जाते हैं, 4 डिफरेंट डायरेक्शंस के लिए। चलो, तो ये सब कहानी वो कोई काम की नहीं है, आप सिर्फ याद रखो इस स्ट्रक्चर को हेलिक्स स्ट्रक्चर बोला जाता है। हेलिक्स 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 हो गया। अब बाकी इसमें आई डोंट थिंक सो कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि आरएनए जो हमारे पास होते हैं, आरएनए के बारे में हमने ऑल थ्रू कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी थी। आरएनए में भी सिंपल यही चीज़ें होती है, ठीक है। आरएनए में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ और आता है कि हमारे पास जो डीएनए होता है, डीएनए सिर्फ एक ही टाइप का होता है। डीएनए है तो डीएनए है, बट आरएनए है तो आरएनए 3 टाइप के होते हैं। एक होता है एमआरएनए जिसे मैसेंजर आरएनए बोला जाता है, एक आरआरएनए जिसे राइबोसोमल आरएनए बोला जाता है, और एक होता है टीआरएनए जिसे ट्रांसफर आरएनए बोला जाता है। वैसे आपके कोर्स में चीज़ें नहीं है तो आप सिर्फ नाम ही याद रखो, ठीक है। और ज़्यादा पढ़ना है तो मेरे बायो वाले लेक्चर में घुस जाना, वहाँ सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। हाँ, तो आखिरकार हमने न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट कर दी। अब पढ़ते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको देखते हैं हुआ है कि आपके साथ नहीं, क्या नहीं हुआ है, समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है जो हमने बोला था कि हम बताएंगे कि वाटर का कहाँ, अंडे का पानी कहाँ गया। अंडा जब हमने उबाला तो अंडे में शुरू में पानी था, फोड़ते कच्चा तो पानी निकलता, पर वो अंडा का पानी गया कहाँ, उबालने पर। तो यहाँ पास एक बात ध्यान रखना, प्रोटीन में हमने पढ़ाया था आपको और हिंट भी दिया था, डीन्यूट्रिशन। अरे अभी भी लिखा है, अरे वाह। चलो, डीन्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन। तो डीन्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन जब मैंने बताया तो डीन्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन में होता क्या था, 2 डिग्री और 3 डिग्री प्रोटीन्स हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाते थे। और अंडे में सेम टू सेम जो वाटर प्रेजेंट है वो एक लिक्विड प्रोटीन है, और वो 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है। और 2 डिग्री और 3 डिग्री प्रोटीन होने के कारण जैसे ही हम उसे बॉईल करते हैं तो ब्रेक डाउन हो जाता है, उसके बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और बॉन्ड्स ब्रेक करने के कारण वो क्या, कोगुलेट हो जाते हैं। कोगुलेट होने का मतलब है जम जाते हैं। और यहाँ डीन्यूट्रिशन प्रोसेस होता है, ठीक है। कौन सा प्रोसेस? डीन्यूट्रिशन बोल सकते हैं प्रोसेस, या डिहाइड्रेशन प्रोसेस, यानी वाटर का लॉस होता है। तो यहाँ पास डीन्यूट्रिशन प्रोसेस की वजह से उनका वाटर, जो जब चीजें कोगुलेट होती है यानी जमती हैं, तो चीजें जमने के लिए क्या, पानी की जरूरत पड़ती है। तो पानी कहाँ गया, वो उसे कोगुलेशन में चल देता है। समझ आ गया? तो अंडे का पानी कहाँ गया, डीन्यूट्रिशन प्रोसेस से अंडे का पानी जो 2 डिग्री और 3 डिग्री प्रोटीन था उनके कोगुलेशन करने में, मदद करने में निकल गया, खत्म। अब ये आ जाती है अंडे का केस कंप्लीट। अब मेरे को टेक्निकल टर्म्स में आंसर देना, ठीक है। आपको सिंपल सा एक ऐसी आरएनए में क्या चीजें प्रेजेंट होती है जो डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता, बेसिक डिफरेंट क्या है। आरएनए में प्रेजेंट होता है, बताओ। आरएनए में थायामीन प्रेजेंट होता है और डीएनए में उल्टा मैंने बोला, आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है और डीएनए में थायामीन प्रेजेंट होता है। ये बेसिक डिफरेंस है। और इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है, ठीक है।
तो डीएनए और आरएनए में एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताओ। डीएनए और आरएनए में एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस, पॉज करके ट्राई करा करो यार, नहीं होता है तो चलो। तो एक बेसिक डिफरेंस स्ट्रक्चर ही देख के पता चल रहा है, ये डबल स्टैंडर्ड होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड, ये हेलिकल शेप में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बेसिक डिफरेंस आ जाएगा। तो क्या ऐसी चीज है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती है, बट उसके अलावा और कोई चीजें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास नहीं होती है? मैं आपको क्या दे देता हूं, एक इंफॉर्मेशन के रूप में हिंट दे देता हूं, मैंने दे भी दिया। चलो क्या वो चीज है? अरे यार मार्कर गिर गया। इंफॉर्मेशन के रूप में वो पास होती है, इंफॉर्मेशन के रूप में हमारे पास डीएनए एक टाइप के पास होते हैं, यानी एक जेनेटिक मटेरियल पास होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जो सारी की सारी कैरेक्टर इंफॉर्मेशन रखता है एक इंडिविजुअल्स का, पेरेंट का भी और मदर का भी, और जाकर के मिल करके एक बच्चा बनता है। चलो, तो ये जेनेटिक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है डीएनए और आरएनए के रूप में। नेक्स्ट चीजें जो आती है, ठीक है, कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी में वाटर सॉल्युबल के प्रोसेस के थ्रू नहीं एब्जॉर्ब हो सकती है? कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में वाटर सॉल्युबल प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं हो सकती है? हो गया, फाइबरस प्रोटीन। ठीक है, फाइबरस प्रोटीन कौन से होते हैं? फाइबर लाइक स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, वो वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं। इसके एग्जांपल बताओ, मैं पहले ही बोला था एग्जांपल इंपॉर्टेंट है इसके। कई बार एग्जांपल बोल देता है कि कैराटिन किससे बिलोंग करता है, तो आपको बताना पड़ेगा कैराटिन फाइबरस प्रोटीन से बिलोंग करता है, और ये क्या है? एक टाइप का वाटर इनसॉल्युबल, मायोजिन्स भी इसी में बिलोंग करता है। ठीक है, चलो ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जांपल दो। इंसुलिन, इंसुलिन इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट चीजें आती है, कौन सी किससे पूछूं? एमिनो एसिड से पूछते हैं। चलो, तो एमिनो एसिड्स का एक बेस्ट, मतलब एक न्यूट्रल एमिनो एसिड का नाम बताओ। सारे के सारे वैसे एमिनो एसिड न्यूट्रल होते हैं, बट न्यूट्रल एमिनो एसिड का एक नाम बताना है आपको। इससे पहले यही समझा दो मेरे को भाई लोग कि न्यूट्रल एमिनो एसिड्स होते क्या हैं। न्यूट्रल एमिनो एसिड्स आर दोज एसिड्स जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया सेम नंबर में प्रेजेंट हो, उसे न्यूट्रल एमिनो एसिड बोला जाता है। इसका एग्जांपल है ग्लाइसिन, एलानाइन। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ठीक है, हमने आज एंजाइम्स भी पढ़ा है ना। हाँ, एंजाइम्स का एक एग्जांपल बताओ। एक ही एग्जांपल बताया मैंने, सिंपल सा, आपकी मुंह वाला, तो वही बता दो यार, सलाइवा, थूक, वही एक एग्जांपल है। चलो, ज्यादा एंजाइम्स में क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए मैंने डिटेल में देखना होगा तो पुराना वाला लेक्चर देखना। विटामिन B12 किसकी कमी के कारण क्या होता है? विटामिन B12 की कमी के कारण एक एक्सेप्शन भी है, इसका क्वेश्चन बनाऊंगा। चलो, विटामिन B12 की कमी के कारण एनीमिया होते हैं, यानी खून की कमी। चलो, एक और क्वेश्चन, एक एक्सेप्शन बताओ कि ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो, ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमें रोज अपनी डेली लाइफ में लेना ही पड़ता है? कौन से ग्रुप्स ऑफ विटामिन है जिन्हें हमें अपने डेली लाइफ में लेना पड़ता है? अगर इनकी कमी हुई तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस जैसी और इससे अलावा बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। एग्जाम्पल बताओ। हाँ, तो कौन सा है? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हमारी बॉडी में स्टोर नहीं की जा सकती। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन केस आता था विटामिन B12 का, जो कि उसके नाम पे धब्बा है वाटर सॉल्युबल पे, जो कि हमारी बॉडी में स्टोर हो सकती है। और उसके अलावा विटामिन B और C हमें रेगुलर लेना पड़ेगा। अगर आप विटामिन B और C में नहीं लेते हो तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। विटामिन B में कितने टाइप की विटामिन आती हैं मैंने पढ़ाया नहीं, फिर भी जिसको मालूम है, नॉलेज बेस्ड है। विटामिन बी में टोटल 12 टाइप की विटामिन आती हैं। विटामिन B1, B2, B3, B12, टोटल 12 तक। चलो, तो बस कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या इसमें? दिखाओ, पट्टी क्वेश्चन तो आए हैं क्या? डी न्यूट्रिशन पूछा है, इसके बाद बॉन्ड पूछा है, वो तो हम पहले ही देख चुके हैं। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर बताओ। ज्यूटर आयन क्या होता है? ज्यूटर आयन क्या होता है?
ज्यूटेराइन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। ज्यूटेराइंस जब एक एमोनिया में हाइड्रोजन एडिशनल ऐड हो जाता है और इधर साइड भी मतलब एक डाइपोलर कंडीशन जब क्रिएट हो जाती है प्रोटीन की, उसे ज्यूटेराइंस बोला जाता है। चलो, तो थायामीन और यूरासिल में एक बेसिक डिफरेंस पूछ रहा है, लिख देना। डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म लिखना बोल रहा है, तो डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्लियर। बायोमोलिक्यूल्स में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, सीबीएसई में। ऑल थ्रू अमीनो एसिड से सोज एम्फोटोरिक बिहेवियर बाय, और इसको सिंपल सा आखिरी क्वेश्चन समझ करके होमवर्क लिख करके कमेंट में जो देखेगा वीडियो तो वो बताएगा, मुझे वैसे तो कोई देखता वगता नहीं है। चलो, तो सिंपल सा क्या है, एमिनो एसिड्स एम्फोटोरिक ऑक्साइड्स की तरह क्यों बिहेव करते हैं। अगर आपको इसका आंसर गूगल करके कहीं से भी मिल जाए तो आप जरूर दूसरे को बता देना, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो पे। तो JB वर्ल्ड क्लासेस के साथ बहुत दिन बाद जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद और नमस्ते नमस्ते, जय भारत।